हाँ बेटा जी, अब दिखाई दे रहा हूं सभी को, अब दिखाई दे रहा हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिखाई दे रहा हूं, आवाज आ रही है सबको? ठीक है बेटा जी, फिर स्टार्ट करते हैं आज, है ना। बेटा कल अपन ने दो लिक्विड की मिक्सिंग पढ़ ली थी। मैंने बोला बेटा अगर दो, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या है, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या है। कैलोरीमिति ऐसा ऑब्जेक्ट है बेटा, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बाहर से ना तो उसमें अंदर आने देता है, ना अंदर की उसमें बाहर जाने देता है। इसका मतलब कैलोरीमिति में जब मैं दो वस्तुओं को मिक्स करूंगा, इसका मतलब जब मैं कैलोरीमिति में दो चीजों को मिक्स करूंगा, एक ज्यादा तापमान पे रहेगी, एक कम तापमान पे रहेगी, एक ज्यादा तापमान पे रहेगी, एक कम तापमान पे रहेगी। कैलोरीमिति में दो चीजों को मिक्स किया जाएगा, एक ज्यादा तापमान वाली रहेगी, एक कम तापमान वाली रहेगी। ज्यादा तापमान वाली उष्मा मुक्त करेगी, मुक्त करेगी, मुक्त करेगी, खुद का तापमान घटाएगी। ये कम वाली उसको, उसी उष्मा को ये अवशोषित करेगी, खुद का तापमान बढ़ाएगी, बढ़ाएगी। कब तक चलेगा प्रोसेस? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। फिर बेटा अपन ने बोला सबसे पहले समान फेज की मिक्सिंग पड़ी, सेम फेज की, समान अवस्था की मिक्सिंग। ठोस ठोस की मिक्सिंग पॉसिबल ही नहीं है। गैस गैस की मिक्सिंग केटीजी में पढ़ चुके। फिर अपन ने बोला बेटा द्रव द्रव की मिक्सिंग, द्रव द्रव की मिक्सिंग। तो बेटा द्रव द्रव की मिक्सिंग क्या होती थी? अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया था द्रव द्रव की मिक्सिंग के लिए। बेटा द्रव प्लस द्रव की मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला, द्रव द्रव की मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला बेटा, द्रव द्रव की मिक्सिंग के लिए फॉर्मूला क्या लिखा था? टी मिक्सचर इज इक्वल टू M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। यही फॉर्मूला पढ़ा था क्या बेटा? द्रव द्रव की मिक्सिंग, द्रव प्लस द्रव की मिक्सिंग के लिए। ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे क्या? ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या तुम्हें? मैंने एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी मिक्स किया था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी मिक्स किया था। याद आ रहा है क्या तुम्हें क्वेश्चन लास्ट दिन जो किया था? हाँ आज लास्ट लेक्चर है, लेकिन ये लास्ट वाला क्वेश्चन, सैटरडे का लास्ट वाला क्वेश्चन याद आ रहा है क्या तुम सभी को? यहां तक अपन पढ़ चुके थे बेटा जी। यहां तक का सबको याद आ रहा है ये मिक्सिंग वाला क्वेश्चन? अब बेटा जी अपन आगे पढ़ रहे हैं अलग अलग अवस्थाओं का मिश्रण, अलग अलग अवस्थाओं का मिश्रण, अलग अलग अवस्थाओं वाले पदार्थों का मिश्रण। अलग अलग वाले पदार्थों का मिश्रण। तो अलग अलग वाले पदार्थों के मिश्रण में बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने तुमसे बोला कि एक तुमने बर्फ मिला दी, एक तो तुमने क्या मिला दी? बर्फ मिला दी। एक बेटा तुमने क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। एक तो बर्फ मिला दी और एक क्या मिला दिया बेटा जी? पानी मिला दिया। तो बेटा जी मुझे पता करना है कि मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। लेकिन बेटा अब की बार अलग अलग फेज की मिक्सिंग है, अलग अलग फेज की मिक्सिंग होती है बेटा। तो कभी बर्फ जो है वो पानी में बदलेगा, पानी जो है वो बर्फ बन जाएगा, इस टाइप की मिक्सिंग चलेगी बेटा जी। जैसे बर्फ और पानी की मिक्सिंग कर दी, पानी बहुत ज्यादा गर्म है तो बर्फ को पिघला देगा, बर्फ बहुत ज्यादा ठंडा है तो पानी को भी फ्रीज कर देगा। बर्फ को स्टीम के साथ मिक्स कर रहे हैं, बर्फ को पानी के साथ मिक्स कर रहे हैं, पानी को स्टीम के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो अलग अलग अवस्थाओं की मिक्सिंग की बात कर रहे हैं बेटा जी, अलग अलग अवस्थाओं की मिक्सिंग। L3 की स्लाइड नहीं है, सैटरडे वाली की बात कर रहे हो क्या? सैटरडे वाली की नहीं आई है क्या? जो भी नहीं आई होगी बता देंगे ना, लास्ट में पूछूंगा तुमसे कौन से लेक्चर की नहीं आई है, सैटरडे की नहीं आई, फ्राइडे की नहीं आई, ऐसे बताना है ना। अलग अलग अवस्थाओं की मिक्सिंग की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। अलग अलग अवस्थाओं की मिक्सिंग में भी बेटा मैं मेनली दो केस बना के बता रहा हूं तुम्हें, हर क्वेश्चन इन दो केस से हो जाएगा बेटा, दो केस बना के बता रहा हूं, केवल दो केस बना के। ये दो केस तुम्हें मिक्सिंग के लिए याद रखने रहेंगे, दो केस बनाएंगे, सारे क्वेश्चन उसी टाइप से होंगे। दो केस बना रहे हैं बेटा जी, है ना। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं बेटा जी, नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा जी मैंने पहला केस, पहली क्वेश्चन, पहला जो मिक्सिंग ले रहा हूं वो मैंने तुमसे बोला कि बेटा जी एक तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या है? बर्फ है।
और बेटा कितनी ये टोटल 10 ग्राम है। और बेटा इसके साथ मिक्स किसको किया जा रहा है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है, और ये भी कितना है बेटा जी 10 ग्राम है। इन दो चीजों की मिक्सिंग की जा रही है। बेटा दो केस पढ़ेंगे मेनली, है ना, दो केस, एक एक क्वेश्चन दोनों केस का मैं तुम्हें सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन में अपन को केवल प्रैक्टिस करनी है। दो क्वेश्चन में बताऊंगा, स्टार्टिंग वाले दोनों क्वेश्चन में बता दूंगा, उसके बाद से थर्ड केस से तुम प्रैक्टिस करोगे, है ना, तुम्हें पता लगाना रहेगा कौन सा केस है दोनों में से, और फिर तुम्हें करना रहेगा। उसके पहले दोनों केस के एक एक क्वेश्चन में तुम्हें सोल्व करवा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ और कितनी मात्रा है 10 ग्राम। इसको किसके साथ मिक्स किया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, और वो भी कितना 10 ग्राम। अब बेटा यहां से मुझे ऐसा देखना है कि ये तो हीट उष्मा, ये तो उष्मा को मुक्त करेगा, ये वाला उष्मा अवशोषित करता जाएगा। जो बेटा ज्यादा तापमान पर है, 60 डिग्री ज्यादा तापमान है, ये तो उष्मा मुक्त करेगा, उष्मा निष्कासित करेगा। जो कम तापमान है, बर्फ बेटा कम तापमान पर है, वो उष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और ये प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों समान टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो ऐसे तो बेटा मुझे पता नहीं लगेगा कि सेम टेम्परेचर कहां होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक करूं, 2 पे चेक करूं, 3 पे चेक करूं, हर एक टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया कि सबको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक करूंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। बेटा बता रहा हूं कंसेप्ट, सबसे पहला काम क्या रहेगा, दोनों को कहां पे लेके आएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे, वहां पे लाके कंपैरिजन करेंगे, वहां पे लाके चेक करेंगे। सबसे पहले कहां पे लाऊंगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे, याद रखना मेरी बात को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। अच्छा बेटा जी इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे ला रहा हूं, और इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। बताओ बेटा जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे क्या एक ही स्टेप में आ जाएगा क्या, देखो केवल और केवल तापमान बदलना है क्या, केवल और केवल तापमान बदलना है, एक बार में आ जाएगा, एक प्रोसेस में, एक प्रक्रम में आ जाएगा, केवल और केवल तापमान घटाना है। ऐसे बेटा जी ये भी एक ही प्रोसेस में, एक ही प्रक्रम में कहां पे आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे आ जाएगा, केवल और केवल एक प्रक्रम में। वो प्रक्रम कौन सा रहेगा, अवस्था परिवर्तन, ताप में परिवर्तन नहीं होना है, 0 का बर्फ था 0 के जल पे लाना है, तो ताप में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, केवल और केवल क्या परिवर्तन हुआ, अवस्था। बेटा इधर वाले ने उष्मा मुक्त की होगी, इधर वाले ने उष्मा ग्रहण की होगी, इसको उष्मा की जरूरत है, और ये उष्मा मुक्त कर रहा है, ये दाता है, ये ग्राही है। तो बेटा इसके लिए चेक कर रहा हूं इसने कितनी उष्मा दी होगी, यहां तक आते आते इसने कितनी उष्मा दी होगी, Q गिवन इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। तापमान बढ़ रहा था, तापमान घट रहा था, इसलिए ms डेल्टा टी से लिखा। मास कितना लिखूंगा बेटा जी 10। पानी के लिए s की वैल्यू कितनी होती है 1। डेल्टा टी कितना बेटा जी 60। अगर मास ग्राम में है, मास ग्राम में है तो s किस में रहा होगा, कैलोरी पर ग्राम में। अमाउंट ऑफ हीट किस में आएगा, कैलोरी में, 600 कैलोरी आ जाएगा बेटा जी। देने वाले ने उष्मा कितनी दी है, 600 दी है। देने वाले ने उष्मा कितनी दी है बेटा, 600 दी है। क्लियर है ये बात सभी को। कहां पे लाके चेक कर रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक कर रहा हूं। देने वाले ने उष्मा कितनी दी है बेटा, 600 दी है। कम तापमान वाला इधर लिखा है लेफ्ट में, कम तापमान वाला इधर लिखा है लेफ्ट में। इसको बेटा यहां तक आने के लिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक आने के लिए इसको आवश्यक उष्मा की मात्रा, रिक्वायर्ड हीट, क्यू रिक्वायर्ड, ये क्यू रिक्वायर्ड किससे लिखा जाएगा बेटा जी, क्यू रिक्वायर्ड एमएलएफ से। किससे लिखा जाएगा, एमएलएफ से। अवस्था परिवर्तन हो रहा है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 80 कितना आएगा बेटा जी, 800 कैलोरी। देखिए बेटा जी क्यू गिवन और क्यू रिक्वायर्ड आ रहे हैं। देखो बेटा जी पहला केस है कि देने वाले ने उष्मा क्या दी है, कम, और पिघलाने के लिए उष्मा की जरूरत क्या है, ज्यादा। पिघलाने के लिए उष्मा की जरूरत क्या है, ज्यादा। देखो बेटा जी, देखो पहला केस क्या है, ये क्यू रिक्वायर्ड ज्यादा, क्यू गिवन कम, देने वाले ने उष्मा कम दी, इसको रिक्वायर्ड ज्यादा की है। ये फर्स्ट केस है भाई, दो ही तो केस बनेंगे, हर बार क्यू गिवन क्यू रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे। बेटा जी अगर दोनों बराबर हो गए तो अपन बोल देंगे कि फाइनली 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल मिलेगा। ये तो बहुत रेयर केस में होता है, 100 में से 1% केस में होगा कि आइए दोनों इक्वल आ जाते। इक्वल आ जाते तो अपन बोलते सब कुछ। 80 बेटा एलएफ की वैल्यू याद करने के लिए बोला था, एलएफ की वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी ना बेटा जी। एलएफ की वैल्यू जैसे एस की तीनों वैल्यू याद रखते हो, जल की भी याद रखते हो, वाष्प की भी याद रखते हो, उष्मा की भी याद रखते हो, ऐसे बेटा एलएफ और एलवी की वैल्यू याद करने के लिए बोला था। एलएफ बराबर 80 होता है, एलवी बराबर 540 होता है। क्वेश्चन किए थे बेटा जी -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को 120 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प पे लेके गए थे। एलएफ की वैल्यू 80 बताई थी, एलवी की वैल्यू 536 लगभग 540 बताई थी। बेटा जी 5 वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, तीनों की विशिष्ट उष्मा एलएफ और एलवी। बेटा इस चैप्टर में 5 वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, इन 5 वैल्यू के बिना तो कोई सा भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। जो भूल गए हो अपनी कॉपी की छत पे लिखो वापस से। एलएफ बराबर 80, एलवी बराबर 540।
एस की वैल्यू तो नहीं भूल गए हो, 3s की वैल्यू भी बताई थी मैंने तुम्हें विशिष्ट उष्मा की। बर्फ और वाष्प के लिए तो आधी आधी होती थी, हाफ हाफ, और जल के लिए 1 होती थी। बेटा 3 तो एस की वैल्यू और 2 एल की वैल्यू, ये वैल्यू याद रखनी है तुम्हें। डन, अब कोई लोचे वाली बात नहीं है। अच्छा बेटा जी देखो पहला केस है, देने वाले ने उष्मा क्या दी है, कम, इधर वाले की उष्मा की जरूरत क्या है बेटा जी, ज्यादा है। इसका मतलब बेटा ये बर्फ जो है पूरा नहीं पिघल पाया होगा, ये बर्फ पूरा नहीं पिघल पाया होगा, पूरा का पूरा 10 ग्राम बर्फ नहीं पिघल पाया होगा। देने वाले ने उष्मा कितनी दी, केवल 600 ही दी है। जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा, बेटा सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा, इधर उष्मा देना बंद कर देगा, इसका टेम्परेचर 0 हुआ, और ये बर्फ भी पूरी, ये पूरा प्रक्रम भी कहां पे चल रहा है, 0 पे, ये भी 0 पे, ये भी 0 पे। ये कहेगा बेटा मेरा, ये कहेगा भाई साहब मेरा ही टेम्परेचर 0 हो गया, अब मैं क्यों उष्मा दूं। उष्मा का प्रवाह हमेशा किधर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप। ये भी 0 पर आ गया, ये सब कुछ भी 0 पे चल रहा है। ऐसा नहीं देखना बेटा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, इनके बीच में कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, इनके बीच में कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। परिणामी उष्मा प्रवाह क्या होता है, 0 होता है। अवस्था से मतलब नहीं है, उष्मा का प्रवाह हमेशा किधर होता है, उच्च ताप से निम्न ताप। ताप सेम हुआ, उष्मा का प्रवाह होना बंद, उष्मा का प्रवाह होना बंद। उष्मा प्रवाह के लिए केवल एक कारण जिम्मेदार है, वो क्या है, तापांतर। उष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप। जैसे इसका टेम्परेचर 0 हुआ बेटा, भी उष्मा देना बंद कर देगा, क्योंकि इधर भी सब कुछ कहां पर है, 0 पर है, सेम टेम्परेचर पे आ गया। ये कह देगा कि मैं भी तुम्हारे बराबर गरीब हो चुका हूं, मेरे पास भी अब कोई उष्मा देने के लिए नहीं बची है, मैं भी तुम्हारे बराबर आ चुका हूं। जब तक इसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है, तब तक ये दान करेगा बेटा जी। जैसे बराबर हुआ उसके बाद बोल देगा कि अब अपने बस की बात नहीं है भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, जितनी पिघल गई उतनी ठीक है, इससे ज्यादा उष्मा अब मैं आगे नहीं दे सकता, 600 कैलोरी से ज्यादा उष्मा आगे मैं नहीं दे सकता। ठीक है बेटा जी, अब 600 कैलोरी से कितनी पिघलेगी। देखो एक पिघलने वाला प्रक्रम था क्या, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर अवस्था परिवर्तन वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह जाए, पिघलने वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह जाए, तो फिर अपन मास पता करते हैं कि कितना मास कन्वर्ट हुआ होगा, कितना मास की अवस्था परिवर्तित हुई होगी, कितना द्रव्यमान पिघला होगा। इसमें मास पता करना रहेगा कि कितना बर्फ पिघला है। तापमान बढ़ने वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह जाए तो उसमें तापमान पता किया जाता है कि अंतिम तापमान कितना हुआ होगा, द्रव्यमान संपूर्ण लिया जाता है। मैंने 2 केस बताए थे तुम्हें कि अगर तापमान बढ़ने वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह जाए तो टी अननोन मानते हैं, और अगर बेटा पिघलने वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह जाए तो एम अननोन मान के एम पता करते हैं कि कितना द्रव्यमान पिघला होगा। तो बेटा यहां पिघलने वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह गया, क्यों, रिक्वायर्ड ज्यादा है बेटा, इतना यह प्रक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, यह प्रक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, यह प्रक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। और बेटा इधर की वैल्यू ज्यादा आ गई, पिघलने वाला प्रक्रम पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर बेटा मास पता करेंगे कि कितना मास पिघल जाएगा, कितना द्रव्यमान पिघल जाएगा। तो यहां लिखेंगे बेटा Q अवेलेबल इज इक्वल टू MLF। Q अवेलेबल कौन सा रहेगा बेटा, जितनी देने वाले ने दी है, कितनी अवेलेबल है, केवल 600, देने वाले ने कितनी दी है, केवल 600 दी है, तो क्या लिख दोगे, 600। मास मुझे पता करना है, मास की वैल्यू मत लिख देना भाई, मास ही पता करना होता है ऐसे प्रोसेस में। LF की वैल्यू फिक्स है कितनी, 80, यहां से M आएगा बेटा जी कितना, 7.5, कितना आएगा बेटा जी, 7.5 ग्राम। तो केवल कितना पिघल पाएगा बेटा, 7.5 ग्राम पिघल पाएगा, 7.5 ग्राम पिघल पाएगा, और 2.5 ग्राम क्या बचा रह जाएगा, बर्फ बचा रह जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा बेटा जी, यहां पर क्या आएगा, 7.5 ग्राम, तो क्या आएगा, जल प्लस 2.5 ग्राम बर्फ। और फाइनल मिक्सचर की बात करूं बेटा, फाइनल मिक्सचर की बात करूं तो फाइनल मिक्सचर में देखो 10 ग्राम जल इधर से भी आया होगा, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, इसने 600 कैलोरी उष्मा दे दी, तो ये पूरा 10 ग्राम जल कहां पे आ गया, 0 पे। इधर 7.5 ग्राम जल भी कहां पर है, 0 पे, और 2.5 ग्राम क्या है, बर्फ। तो टोटल जल कितना हो जाएगा बेटा, 17.5 ग्राम जल प्लस 2.5 ग्राम क्या हो जाएगा बेटा जी, 2.5 ग्राम क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। बेटा इसमें से 7.5 ग्राम जल तो इधर से आया, 10 ग्राम जल इधर से आया, टोटल मिला के फाइनल मिक्सचर में मिलेंगे 17.5 ग्राम जल, 2.5 ग्राम बर्फ, ये भी 0 पर, इधर वाला पूरा प्रक्रम भी 0 पर। मिक्सचर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे भी बर्फ और पानी का मिक्सचर है तो 0 ही रहेगा। बर्फ और पानी कहां पे एक साथ हो सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ अवस्था भी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल अवस्था भी होती है।
बोलो भाई समझियो क्या, ये पहला केस है, फर्स्ट नंबर वाला केस है। इस वाले केस में बेटा बर्फ और जल का मिक्सचर मिलेगा तुम्हें, बर्फ और जल का मिक्सचर। बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी, कुछ बर्फ बची रह जाएगी। डेली लाइफ में भी तुमने ऐसा देखा होगा बेटा जी, डेली लाइफ में भी तुमने ऐसा देखा होगा। मान लीजिए तुमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी लिया बेटा जी, है ना। एक गिलास पानी को तुम्हें चिल्ड करना है, ठंडा करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है। तुमने उसमें बेटा बर्फ ज्यादा मिला दिया, बर्फ ज्यादा मिला दिया, तो बर्फ पूरी नहीं पिघल पाती, उसके पहले पानी ठंडा हो जाता है, बर्फ का टुकड़ा बचा रह जाता है, उसके पहले पानी ठंडा हो जाता है, चिल्ड हो जाता है, पानी 0 पे आ जाता है। अगर एक गिलास पानी लिया, उसमें तुमने बर्फ की मात्रा ज्यादा मिला दी, बर्फ की मात्रा ज्यादा मिला दी, तो बर्फ पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पिघलता जाएगा, पानी की उष्मा खुद लेता जाएगा, पानी को ठंडा करता जाएगा, पानी 0 पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी बर्फ बची हुई रह जाएगी। बोलो बेटा जी समझो क्या मेरी बात को। है भाई साहब, बोलिए हाँ ना बोलो कुछ। आगे चलू, सेकंड केस पे चलू, सेकंड केस पे, सेकंड केस पे चलू या इसको निहारोगे थोड़ी देर? आगे चालू छू, ठीक है। ठीक है बेटा जी, ये वाला क्वेश्चन सेकंड केस आ गया है तुम्हारे सामने। ये सेकंड केस भी मैं बता रहा हूं तुम्हें, है ना। एक क्वेश्चन इसका भी मैं बता रहा हूं तुम्हें, इसके बाद वाले तुम करोगे। ये स्टार्टिंग वाले दोनों क्वेश्चन क्या है ना, आसान आसान है, तो इसलिए आसान आसान में बता देता हूं। फिर बाकी के टफ टफ वाले है वो तुम करते रहना, है ना, वो तुम्हें करने के लिए दूंगा। ठीक है, अभी अब बताइए इसमें सबसे पहले कहां पे लाऊं, कहां पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक करोगे क्या भाई? कंसेप्ट वही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक करना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल। इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाऊंगा, इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाऊंगा। यही तो काम है अपना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाना। इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बना देंगे, इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी पे लाना है। ये वाला बताओ बेटा जी, क्यू गिवन, क्यू गिवन बोलो, क्यू गिवन कितना आएगा आपकी बार? दी गई उष्मा कितनी आ जाएगी? एमएस डेल्टा टी से लिख दूंगा क्या बेटा जी? एमएस डेल्टा टी से। मास 10 है, एस 1 है, डेल्टा टी 100 है। अब की बार देने वाले ने कितनी दी है बेटा जी? 1000 कैलोरी दी है। देने वाले ने कितनी उष्मा दी है? 1000 कैलोरी। और इसको जरूरत कितनी की बेटा जी? एमएलएफ। जरूरत कितने की है इसको? 10 मल्टीप्लाइड बाई 80, इसका मतलब 800 कैलोरी की जरूरत है। और बेटा देने वाले ने उष्मा क्या दी है? ज्यादा दी है। अब की बार ये वाला प्रक्रम पूरा हो जाएगा बेटा जी, ये वाला प्रक्रम पूरा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि अब की बार प्रक्रम पूरा? 800 की जरूरत है, देने वाले ने कितनी दी है? 1000 दी है, 1000 दी है, 1000 दी है। देने वाले ने कितनी उष्मा दी बेटा जी? 1000 दी है। और इधर कितनी चाहिए बेटा जी? 800 ही चाहिए। तो इसका मतलब बर्फ पिघल जाएगा आपकी बार पूरा, बर्फ पिघल जाएगा आपकी बार पूरा। अच्छा बेटा, बर्फ पिघल जाएगा, बर्फ पिघल जाएगा, सब कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाएगा, सब कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाएगा, सब कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाएगा। अच्छा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन गया, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे आ गया, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे आ गया। क्या अभी भी 200 कैलोरी उष्मा मुक्त बची हुई होगी? क्या 200 कैलोरी उष्मा अभी भी कैलोरीमेट्री के अंदर फ्री घूम रही होगी? फ्री घूम रही होगी। अगर मैं दोनों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे ले आऊं जबरदस्ती पकड़ के, तो बेटा जी जिसने कितनी मुक्त की होगी 0 तक आते आते? 1000। इसने कितनी काम में ले ली? 800। क्या 200 अभी भी बची हुई है? क्या कैलोरीमेट्री के अंदर 200 अभी भी फ्री घूम रही है क्या? तो कैलोरीमेट्री के अंदर बेटा 200 कैलोरी में अभी भी फ्री बची हुई है, अभी भी फ्री बची हुई है। तो बेटा यहां पे जो क्यू रिमेनिंग आएगा, सुनिएगा बेटा जी मेरी बात को, यहां पे अब क्यू रिमेनिंग बोलेंगे। देने वाले ने 1000 दी थी, काम कितनी आई? केवल 800 काम में आई है। और 800 काम में आई है बेटा, तो 200 बची हुई है, 200 फ्री है अभी भी। तो क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा बेटा जी? 200। क्यू रिमेनिंग इज इक्वल टू कितना रहेगा? 200 कैलोरी। अब सुनना बेटा जी, सेकंड वाले केस में आगे क्या होता है, इस सेकंड वाले केस में आगे क्या होता है बेटा जी? 200 कैलोरी इसमें बची हुई है, और टोटल जल कितना हो गया? 10 ग्राम इधर से आया, 10 ग्राम इधर से आया, टोटल कितना जल है बेटा जी? 20 ग्राम जल है, 20 ग्राम जल। वो भी कहां पर है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
और 20 ग्राम जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और उसके पास कितनी उष्मा बची हुई है, 200 कैलोरी बची हुई है। तो मुझे पता है अगर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जल है, उसको अगर उष्मा दी जाएगी तो बेटा कहां पर जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक। कहां तक जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक। लेकिन मुझे पता है बेटा पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक नहीं जा पाएगा, पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक भेजना है तो Q इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा बेटा जी, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ाना है जल का, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे भेजना चाह रहा हूं इसको, पूरे 20 ग्राम को। तो बेटा जी मैंने बोला 20, एस की वैल्यू कितनी 1, डेल्टा टी कितना बेटा जी 100, ये कितना आ गया बेटा जी 2000, कितना आ गया बेटा जी 2000 कैलोरी। मुझे पता है बेटा ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, ये पूरा 20 ग्राम जल 0 से कहां 100 तक तो नहीं जा सकता। तो बेटा 100 तक नहीं जा सकता तो फिर कहां तक जा सकता है, केवल T डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 100 तक भेजने के लिए तो कितनी चाहिए, 2000, बची हुई कितनी है, केवल 200 बची हुई है भाई साहब, 200 बची हुई है। जबकि 100 तक भेजने के लिए कितनी चाहिए, 2000 चाहिए, 2000 तो अवेलेबल ही नहीं है भाई। तो अब इसका तापमान तो बढ़ेगा, जो पूरा जल बचा रह गया उसके पास उष्मा बची रहेगी, उसका तापमान तो बढ़ेगा, लेकिन 100 तक नहीं जा सकता, 100 तक नहीं जा सकता। और 100 तक नहीं जा सकता तो फिर मैं चेक करूंगा कहां तक जाएगा। तो कहां तक जाएगा बेटा, T डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहां तक जाएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड तक। जब बेटा जी तापमान बढ़ने वाला प्रोसेस आधा अधूरा रह जाए तो फिर T अननोन होता है, T पता करना पड़ता है, मास कंप्लीट लिया जाता है। तापमान कभी भी आधे अधूरे मास का नहीं बढ़ता, तो पूरे मास का तापमान एक साथ बढ़ाना जरूरी है। तो 100 तक तो नहीं बढ़ पाएगा, फिर कहां तक बढ़ पाएगा, मान लिया T डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ पाएगा। तो बेटा जब यहां से लिखूंगा, इसके बाद में यहां से लिख रहा हूं बेटा जी, सुनना मेरी बात को, यहां से लिख रहा हूं जो Q अवेलेबल है, Q रिमेनिंग है बेटा जी, वो Q रिमेनिंग पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर बढ़ाएगा। क्या लिखा जाएगा, M मिक्सचर S, और डेल्टा T में क्या लिखूंगा बेटा जी, T-0 लिख दूंगा। 0 से कहां तक बढ़ता हुआ मान रहा हूं, T तक। वो T मुझे पता करना है कि 0 से कहां तक बढ़ जाएगा टेम्परेचर, T अननोन है, T मुझे पता करना है। Q रिमेनिंग कितना बचा बेटा जी, 200, Q रिमेनिंग कितना बचा, 200, M मिक्सचर कितना बेटा जी 20, S की वैल्यू 1, डेल्टा T T-0, इधर T-0। T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। T इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। इसका मतलब मैं बोलूंगा बेटा जी कि पूरा 20 ग्राम जल, 20 ग्राम जल, फाइनल कंडीशन क्या है, फाइनल कंटेंट क्या है, फाइनल अवयव क्या है अपने पास, फाइनल अवयव, अंतिम अवयव क्या बचेंगे। तो बेटा 20 ग्राम जल पूरा कहां पे रहेगा बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा, पूरा का पूरा 20 ग्राम जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। बताओ बेटा जी, समझो क्या तुम मेरी बात को, हाँ ना बोलो, देख लो इस क्वेश्चन को एक बार। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए बेटा जी। ले देखिए यही दो केस सामने आएंगे हर बार, ले देखिए यही दो केस सामने आएंगे। इन दोनों केस को देख लो, उसके बाद में क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम्हारे बोर्ड पे। देख लीजिए बेटा जी, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए मुझे। साइड प्लीज, ओवरटेक करोगे तुम। ये लो, मैं स्क्रीन से बाहर चला जाता हूं, तुम आराम से देख लो इसको। अच्छा, देखने के लिए तुम आंखें भेज रहे हो, मतलब कि आंखों से देख रहे हो, हाँ। बेटा दोनों केस समझ में आए क्या, जिनको समझ में नहीं आया हो फिर से आगे दोनों ही टाइप के केस आएंगे। फिर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, फिर गौर फरमाना मेरी बात पे। दस केजी बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लस 1 केजी वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैं अंतिम ताप बताना है, अंतिम ताप बताना है, मिश्रण का अंतिम ताप। बेटा केजी में आ जाए तो घबराना नहीं है, केजी में आ जाए तो घबराना नहीं है, दोनों केजी में तो घबराना नहीं है।
तुम चाहो तो इसको सोल्व करने के लिए ग्राम ग्राम में मान के सोल्व कर लो, फिर आंसर दो, तब वापस केजी में दे दो। केजी में आ गए तो घबराने वाली बात नहीं है। केजी में तो किसमें लिख देंगे? किलो कैलोरी में लिख देंगे, किलो कैलोरी में। क्या किलो कैलोरी पर केजी में भी एस की वैल्यू सेम होती है, एल की वैल्यू सेम होती है? बस जैसे मास केजी में लिखोगे इतना याद रखो, एस की वैल्यू सेम लिखनी है, किलो कैलोरी पर केजी वाली लिखनी है। और किलो कैलोरी पर केजी में भी वैल्यू वही होती है जो कैलोरी पर ग्राम में होती है। किलो कैलोरी पर केजी में भी वैल्यू वही होती है जो ग्राम में होती है। बेटा दो चीजों की मिक्सिंग कर रहे हैं, दो चीजों की मिक्सिंग कर रहे हैं। नहीं समझ में आया तो देखो एक बार फिर से। देखो बेटा जी, ये दो ही केस है, ये दो ही केस है बालक, ये दो ही केस है। देखो देखो बेटा जी, अपन को पता करना था कि इसका फाइनल, जैसे तुमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ, उसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड का जल डाल दिया, अब तुम्हें पता करना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या मिलेगा मिक्सचर का। ऐसा क्वेश्चन है बेटा जी। तो यहां से अपन ने जुगाड़ लगाया बेटा जी कि दोनों को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक करेंगे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक आते आते बेटा ये वाला तो उष्मा प्रदान करता है, ये वाला तो उष्मा मुक्त करता है, ये वाला उष्मा देता है। उसी उष्मा को ग्रहण करके बेटा जी ये क्या करता है? जल में आता है, जल में परिवर्तित होता है। उसी उष्मा को ग्रहण करके जल में परिवर्तित होता है। अब बेटा जी दो केस बनते हैं यहां से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक करते हैं तो यहां से दो केस बनते हैं बेटा, दो केस बनते हैं। एक केस तो क्या बनता है बेटा कि ये वाला ज्यादा हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा। इसमें देखो बेटा जरूरत ज्यादा की है, इधर वाले को जरूरत होती है, इधर वाला मुक्त करता है उष्मा, ये जरूरतमंद है, इसको उष्मा की जरूरत है बेटा जी। और ये वाला उष्मा मुक्त करता है, ये वाला दाता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है बेटा जी। तो देने वाले ने कितनी उष्मा दी? 0 तक आते आते 600। इसको कितने की जरूरत थी 0 पे आने के लिए? 800। इसका मतलब जितनी उष्मा इसने दी है उससे तो ये पूरा 0 का पानी नहीं बन पाएगा। फिर ये दूसरा केस था बेटा जी, दूसरा केस कि जब देने वाले ने उष्मा ज्यादा दी हो तो बेटा ये पूरा पानी तो बन ही जाएगा, उसके बाद बची हुई उष्मा से पूरे पानी का टेम्परेचर 0 से और आगे तक बढ़ जाएगा। ये दो ही तो केस है बेटा जी, दो ही तो केस है। अब मैं सोल्व कर रहा हूं बेटा जी, सुनना मेरी बात को, है ना, कैसे सोल्व करना है। इस वाले को भी सोल्व कर रहा हूं, इस वाले को भी सोल्व कर रहा हूं बालक। तो मैं कह रहा हूं कि केजी में आ गया तो घबराना नहीं है, केजी में आ जाए तो ऐसा नहीं कि ये तो केजी में आ गया मैं क्या करूं। तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 10 ग्राम बर्फ मान लो, इसको 1 ग्राम वाष्प मान लो, ग्राम ग्राम में सोल्व कर दो, ग्राम ग्राम में। फिर जब आंसर दोगे तब वापस केजी में कर देना। सोल्व ग्राम ग्राम में कर लो, आंसर केजी में दे देना। ये ऑप्शन है एक तो, या फिर डायरेक्ट केजी में ही चलने दो। ऑप्शन उष्मा जो भी आएगी वो किलो कैलोरी में लिखते जाना। समझना मेरी बात को कैसे। जैसे मैंने बोला बेटा जी कि इसके लिए क्यू रिक्वायर्ड जो आएगा, इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाना है बेटा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर लेवल पे बनाना है, बराबर लेवल पे। यहां पे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बना दिया और ठीक इसके सामने इधर भी क्या बना दो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल। अब यहां सेम जगह तक आना है दोनों को, लेकिन ये डायरेक्ट एक ही प्रक्रम में आ जाएगा, एक ही प्रक्रम में। वो भी कौन सा होगा? केवल अवस्था परिवर्तन। दूसरे वाले को वाष्प को यहां तक आने में 2 प्रक्रम लगेंगे। पहले वाष्प पे देखो अवस्था भी परिवर्तित होगी, ताप भी परिवर्तित होगा। पहले 100 की वाष्प है, 100 की वाष्प पहले कहां पे आएगी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल से कहां पे आएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। तो यहां 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक आते आते बेटा ये तो एक ही प्रक्रम में आ गया, इसको 2 प्रक्रम की जरूरत है। इसका मतलब Q गिवन 2 पार्ट में होगा बेटा। Q1 क्या लिखोगे? MLV कैसे लिखोगे? मास किसमें बेटा? केजी में है, तो LV कैसे लिख दोगे? 540 किलो कैलोरी पर केजी। जूल वाली नहीं बेटा, किलो कैलोरी वाली वैल्यू लिखनी है। किलो कैलोरी वाली वैल्यू लिखोगे तो बेटा वही वैल्यू आएगी, किलो कैलोरी वाली वैल्यू लिखोगे तो वही वैल्यू आएगी। बस मास केजी में, तो एलवी या एस जो भी है वो किसमें कर दो? किलो कैलोरी में कर दो। किलो कैलोरी पर केजी में भी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। जो कैलोरी पर ग्राम में होती थी वही किलो कैलोरी पर केजी में होती है। यूनिट कन्वर्जन में बताया था मैंने तुम्हें। जूल पर केजी के लिए तो 4200 से गुणा करते हैं। कैलोरी पर ग्राम वाली वैल्यू को जूल पर केजी में बदलना हो तो 4200 से गुणा करते हैं, और केवल किलो कैलोरी पर केजी में बदलना हो तो वैल्यू सेम रहती है। बस केवल यूनिट चेंज हो गई, वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो बेटा जी कितना आ जाएगा? ये 540 आएगा। देखो 540, लेकिन अब की बार कैलोरी में नहीं आएगा, ये केजी में था तो किस में आएगा? ये भी किलो कैलोरी में आएगा। और बेटा यहां पे बोलो Q2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? MS डेल्टा T। मास कितना लिखोगे? 1।
वन भी किस में, केजी में, वन भी किस में बेटा जी, केजी में। वन भी किस में, केजी में बेटा जी। और एस की वैल्यू भी कितनी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी कितना बेटा जी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से कितना आ जाएगा बेटा जी, ये 100 किलो कैलोरी आ जाएगा, 100 किलो कैलोरी। तो बेटा जी जो क्यू गिवन हुआ वो टोटल क्यू गिवन कितना, जीरो तक आते आते जीरो पे लाके चेक करते हैं अपन, तो क्यू गिवन कितना हो जाएगा, 640 किलो कैलोरी। एक क्वेश्चन पूछ लेना, अभी ये देखने के लिए टाइम दूंगा तुम्हें, तब पूछ लेना, है ना। 1 मिनट रुको बस, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। इधर क्यू रिक्वायर्ड बोलिए बेटा जी, क्यू रिक्वायर्ड कितना लिखोगे, एमएलएफ। मास कितना है बेटा जी, 10 केजी। और एलएफ कितना है बेटा जी, 80 किलो कैलोरी पर केजी। किलो कैलोरी पर केजी में न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है बेटा जी, सेम रहती है। देखो 80 होती थी कैलोरी पर ग्राम में, तो इसमें भी 80 रहेगी। तो बेटा जी कितना आ जाएगा ये, 800, कितना आ जाएगा, 800 किलो कैलोरी। अब बताइए बेटा जी देने वाले ने कितनी दी है, कौन सा केस है, फर्स्ट नंबर वाला केस है, सेकंड नंबर वाला केस है, देख के बताओ मुझे, फर्स्ट वाला केस है, सेकंड वाला केस है, फर्स्ट वाला केस है, सेकंड वाला केस है। बहुत बढ़िया बालक, सोल्व कर दिया है। देखो देखो बेटा जी, अब देने वाले ने उसमें क्या दी है, कम, इधर जरूरत क्या है, ज्यादा की। देखिए बेटा जी देने वाले ने उसमें क्या दी है, कम, जरूरत किसकी है बेटा जी, ज्यादा की जरूरत है। फर्स्ट नंबर वाला केस है। कितना गोरा लग रहा हूं मैं, बताओ। ये पूरा नहीं हो पाएगा ना भाई, पूरा नहीं हो पाएगा ना, ये प्रक्रम पूरा नहीं हो पाएगा ना, बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी, बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी बेटा जी, बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी। और बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी तो बेटा जी, बर्फ पूरी नहीं पिघल पाएगी तो क्या पता करेंगे कि कितना द्रव्यमान पिघल पाएगा, कितना द्रव्यमान पिघल पाएगा। तो देखेगा बेटा जी क्यू अवेलेबल लिख रहा हूं बेटा जी, क्यू अवेलेबल इज इक्वल टू एमएलएफ। मैंने बोला बेटा जी देने वाले ने केवल 640 दिए, और बर्फ पूरी पिघलाने के लिए कितनी चाहिए बेटा जी, 800 चाहिए, 800 चाहिए पूरी पिघलाने के लिए। इसका मतलब बेटा पूरी तो नहीं पिघल पाएगी। फिर अपन चेक करेंगे कि 600 में कितनी पिघल पाई होगी, 640 में। तो क्यू अवेलेबल देने वाले ने अब की बार केवल 640 दिए, 640 किलो कैलोरी। मास मुझे पता करना है, और बेटा एलएफ की वैल्यू कितनी है, 80 किलो कैलोरी पर केजी है, 80 किलो कैलोरी पर केजी। यहां से बेटा अगर एम की वैल्यू पता करूंगा तो एम इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा जी, 8 केजी। एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 केजी। देखो बेटा जी 8 केजी पिघल पाएगा क्या, केवल पूरा पिघलाने के लिए तो 800 किलो कैलोरी चाहिए था, लेकिन देने वाले ने कितनी दी है, केवल 640 दी है, 640। अब 640 में पूरा 10 केजी नहीं पिघल सकता, पूरा 10 केजी तब पिघलता जब देने वाला कितनी देता, 800 देता। पूरी पिघलाने के लिए कितनी चाहिए, 800। देने वाले ने कितनी दी है, केवल 640। देने वाले ने कितनी दी है, 640। समझ पाए क्या बेटा जी, m बराबर 8 केजी, कोई लोचे वाली बात तो नहीं है। इसका मतलब यहां पर मुझे क्या मिलेगा बेटा जी, इस तरफ क्या मिलेगा मुझे, 8 केजी तो क्या मिलेगा, जल, 8 केजी तो जल, लेकिन 2 केजी क्या बचा रह जाएगा बेटा जी, 2 केजी बर्फ बचा रह जाएगा। और फाइनल पूरे मिक्सर का एक साथ लिखना चाहूं बेटा जी, तो पूरे मिक्सर का एक साथ कितना आ जाएगा, 1 केजी तो इधर से, 8 केजी इधर से, 9 केजी तो क्या हो जाएगा बेटा जी, जल हो जाएगा, 9 केजी तो जल, प्लस 2 केजी क्या रहेगा बेटा जी, बर्फ, 2 केजी क्या बचा रहेगा, बर्फ। और ये पूरा मिक्सचर कहां पे रहेगा बेटा जी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहेगा। बताइए केस नंबर फर्स्ट भी ऐसा ही था क्या, केस नंबर फर्स्ट भी ऐसा ही था क्या, ये केस भी ऐसा ही है क्या। देखिए केस नंबर फर्स्ट ही था क्या बेटा जी, ये केस नंबर फर्स्ट ही था क्या।
देख लीजिए, अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा जी, 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चन को आप लोग। चालीस ग्राम जल, 40 ग्राम जल, ये है बेटा जी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बताइए बेटा जी, इसको आप सोल्व कीजिए, अब इसको आप सोल्व कीजिए। पार्टी दे दो, हाँ ठीक है पार्टी दे दो, पार्टी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी लेने के लिए मैंने आज दिन तक कभी किसी से मना ही नहीं किया है, कोई भी बोले पार्टी तुरंत ले लेता हूं पार्टी की, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुम्हारा पार्टी देने का बहुत ज्यादा मन हो, तुम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर यूपीआई कोड जारी कर देता हूं, यूपीआई कोड जारी कर देता हूं तुम्हें, ताकि मैं अपने हिसाब से कर लूंगा पार्टी। करना क्या है इसमें भी वही फाइनल, उसी तरह मिश्रण का अंतिम ताप बताना है, मिश्रण का अंतिम ताप बताना है। अच्छा मैं पार्टी दूं तुम्हें? नहीं, मैं पार्टी किसी को नहीं देता, मेरी मम्मी ने मना कर रखा है कि पार्टी किसी को मत दिया कर, मना कर रखा है, घर वालों ने मना कर रखा है, मैं नहीं देता पार्टी, मैं पार्टी लेता हूं केवल। मना कर रखा है घर वालों ने, पार्टी देना गंदी बात है। जीरो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे लाके चेक किया तुमने, क्यू गिवन क्यू रिक्वायर्ड की वैल्यू बताओ, क्यू गिवन कितना आया, सबसे पहले क्यू गिवन बताओ, क्यू गिवन क्या 1200 कैलोरी आ रहा है क्या? क्यू गिवन 1200 कैलोरी, क्यू गिवन भाया कितना आया क्यू गिवन? क्यू गिवन 1200, बहुत बढ़िया बालक, क्यू गिवन 1200। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, इधर भी बेटा कहां पे लाना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल। बेटा जी ये बात ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल दोनों सेम लेवल पे लिखना, सेम लेवल पे, जहां पे यहां पे लिख रहे हो ठीक उसके सामने इधर लिखना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बिल्कुल आमने सामने लिखना, दोनों तरफ बेटा जी बिल्कुल आमने सामने। मैं घर पे रहता हूं। क्यू गिवन आ जाएगा। अच्छा एक क्यू रिक्वायर्ड बताओ कि बार क्यू रिक्वायर्ड 2 पार्ट में आएगा या 1 पार्ट में आ जाएगा? क्यू रिक्वायर्ड 1 पार्ट में आ जाएगा या आपकी बार 2 पार्ट में आएगा? क्यू रिक्वायर्ड 2 पार्ट में। बेटा जी पहले कहां पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ, फिर वहां से आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। क्यू रिक्वायर्ड 2 पार्ट में अब की बार। क्यू गिवन एक सिंगल पार्ट में, क्यू गिवन एक सिंगल पार्ट में, केवल और केवल टेम्परेचर चेंज करना था। ms डेल्टा टी लिख दूंगा, ms डेल्टा टी। मास कितना है 40, s की वैल्यू 1, डेल्टा टी 30, कितना आ जाएगा 1200 कैलोरी आ जाएगा। मास ग्राम में है तो क्यू किस में आ जाएगा, कैलोरी में। यहां पर क्यू रिक्वायर्ड, Q1 बोलिए, Q1 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ रहा है इस वाले प्रक्रम में, मास 10, s की वैल्यू आधी, डेल्टा टी 20, कितना हो जाएगा बेटा जी 100 कैलोरी, कितना हो जाएगा 100 कैलोरी। Q2 इज इक्वल टू
Q2 इज इक्वल टू MLF, MLF इज इक्वल टू कितना 10 मल्टीप्लाइड बाई 80, कितना आ जाएगा बेटा जी 800 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 800। Q रिक्वायर्ड कितना है टोटल 800 है, Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना है बेटा जी 800 कैलोरी, 900 Q रिक्वायर्ड कितना हो गया बेटा जी 900 कैलोरी, टोटल Q रिक्वायर्ड 900 कैलोरी। बालक टेम्परेचर कैलोरी में कैसे बता रहे हो, टेम्परेचर तुमने सही निकाला होगा लेकिन कैलोरी में तो मत बताओ, डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ, कैलोरी तो उष्मा का मात्रक है। ये देखो ये लड़की फिर 80 पूछ रही है, 80 कहां से आया भाई, 80 मत पूछो, तुम मेरा खून क्यों खोला रहे हो, क्यों खून खोलना चाह रहे हो मेरा, 80 मत पूछो बेटा जी, 5 वैल्यू तो तुम याद रखो ना, 5 वैल्यू तो याद रखो। SW कितना 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, S आइस और S वाष्प कितना होगा हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और बेटा जी LF की वैल्यू बताई थी 80 कैलोरी पर ग्राम, और बेटा जी LV की वैल्यू बताई थी 540 कैलोरी पर ग्राम। अब वापस इनको पूछ के बार बार इन्हीं वैल्यू को पूछ के क्यों मेरा खून खोलाना चाहते हो तुम। सैटरडे की क्लास में लिखी थी बेटा, ये पांचों वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, ये पांचों वैल्यू कोई क्वेश्चन में बताने नहीं आएगा, ये पांचों वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, ये पांचों वैल्यू कोई तुम्हारे कान में बोलने नहीं आएगा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, तुम्हारे दिमाग में पहले से ही होनी चाहिए। हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अब केस पता करो, केस कौन सा है। अरे भाई ये एक लड़का तो ये पूछ रहा है कि ये एस क्या है, एस क्या है। जब बेटा किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है ना, किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसका तापमान बढ़ाने के लिए अपन ने उसको कितनी उष्मा प्रदान की यह पता करने में एस काम में आता है। विशिष्ट उष्मा को क्यों परिभाषित किया गया, क्यों परिभाषित किया विशिष्ट उष्मा को, कि किसी वस्तु का डेल्टा टी तापमान बढ़ाना हो, एम द्रव्यमान वाली वस्तु का तापमान डेल्टा टी बढ़ाना हो तो उसको कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, क्यों उष्मा देनी पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करने में एस काम आता है। हाँ नंबर दे दूंगा मैं अपना, लास्ट में लिख दूंगा, लेकिन तुम डाउट नहीं पूछोगे व्हाट्सएप पे मुझसे, नहीं तुम डाउट पूछ लोगे। अच्छा आप मिक्सर का टेम्परेचर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये लीजिए भाई साहब मिक्सचर का टेम्परेचर मैं भी कैलकुलेट कर देता हूं। अब बताओ इधर से कितना जल आया 10 ग्राम, इधर से कितना आया 40 ग्राम, टोटल कितना जल हो गया 50 ग्राम। 50 ग्राम जल कहां पर है बेटा जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये वाला प्रोसेस पूरा तो हो जाएगा ना बेटा जी, पूरा तो हो जाएगा ना, 900 ही चाहिए देख लो। और देने वाले ने कितनी दी है 1200 दी है। कितनी दी है देने वाले ने 1200 दी है। उधर कितने की जरूरत थी, केवल उधर वाला काम कितने में हो गया 900 में हो गया। इसका मतलब कितनी बची रहेगी, कितनी बची रहेगी, क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा 300 कैलोरी। क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा बेटा जी 300 कैलोरी रहेगा। क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा 300 कैलोरी। अब 300 कैलोरी क्या करेगा बेटा, जब पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है, पूरा 50 ग्राम का जल है, 50 ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल को अगर उसमें मिले तो आगे कहां तक जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल तक। पर मुझे पता है बेटा जी 100 तक तो नहीं जा पाएगा। कहां तक जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, यहां तक जाना चाहिए। प्रोसेस आगे यहां तक चेक करूंगा, लेकिन मुझे पता ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने मान लिया कहां तक आ पाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड तक। कहां तक आ पाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड तक। तुम चेक कर सकते हो, नहीं होगा। 50 के लिए कितनी चाहिए 5000 कैलोरी, बची कितनी केवल 300 कैलोरी। तो इसके लिए पता कर रहा हूं क्यू रिमेनिंग इज इक्वल टू एम मिक्सचर एस डेल्टा टी की जगह T माइनस जीरो। क्यू रिमेनिंग कितना बेटा जी 300, एम मिक्सचर कितना 50, एस की वैल्यू 1, इधर क्या आएगा बेटा जी T
T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी, T इज इक्वल टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा का पूरा जल, पूरा का पूरा जल, तो मैं बोल दूंगा बेटा जी फाइनली मुझे क्या मिलेगा, 50 ग्राम जल, 50 ग्राम जल, वो भी कहां पर बेटा, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फाइनल, ये फाइनल कंटेंट है, फाइनल अवयव है, अंतिम अवयव। देखो बेटा जी सही है क्या बात, कोई लोचे वाली बात तो नहीं इसमें। एक आध क्वेश्चन और करना चाहोगे या फिर मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन से बोर हो रहे हो तुम, ये भी बता दो मुझे। और करना चाहोगे या फिर अब एक लास्ट वेराइटी और बची है वो करा दूं। एक क्वेश्चन कराऊंगा एक अलग सी वेराइटी का, एक वेराइटी अलग है, थोड़ी सी है इसी में से, दोनों में से एक है, लेकिन उस केस में थोड़ा अलग होगा। आप बोलो तो करवा दूं, और आप बोलो इन्हीं की प्रैक्टिस करना चाहते हो अभी तो और बोलो। इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे? ठीक है, ठीक है, कर लीजिए एक क्वेश्चन और। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, जल्दी जल्दी सोल्व करो इसको, जल्दी सोल्व करो, मैं भी सोल्व करता जाऊं साथ के साथ। तुम अपने हिसाब से सोल्व करो, मैं अपने हिसाब से सोल्व कर रहा हूं। जहां जिसको दिक्कत आए मेरा टीप लेना बेटा जी, टीपने में कोई बुराई नहीं है। इसको भी कहां पे लाओगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल, इसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। लेकिन ये सिंगल एक प्रक्रम में नहीं आ पाएगा बेटा जी, 2 प्रक्रम चाहिए। पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बनेगी, फिर उसके बाद में 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बनेगा। क्यू रिक्वायर्ड 2 पार्ट में होगा। Q1 कितना लिखूंगा, ms डेल्टा टी, S की वैल्यू आधी लिखूंगा, कितना आ जाएगा 200 कैलोरी। और इधर Q2 जो आएगा बेटा जी वो MLF होगा, और MLF होगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी, MLF होगा तो कितना आ जाएगा 800 कैलोरी। लिख दूं क्या भाई साहब, डायरेक्ट लिख दूं क्या? इधर Q गिवन, बोलो बेटा जी Q गिवन इज इक्वल टू कितना आएगा, ms डेल्टा टी कितना आएगा बेटा जी, 300 कैलोरी, 300 कैलोरी, 300 कैलोरी। ये लो, देखो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा जी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं आगे मैं क्यों बताऊं, आगे तुम सोल्व करो, आगे मैं क्यों बताऊं, आगे तुम सोल्व करो। नहीं मेरे घर पे अभी मत आओ, नीट का पेपर दे लो पहले, नीट का पेपर दे लो, उसके बाद आना, उसके बाद आना। अभी कहीं भी आना जाना नहीं है, अभी केवल पढ़ाई करो। बेटा जी 3.7 नहीं आएगी, 3.7 नहीं आएगी बालक, 3.7 नहीं आएगी, 3.7 नहीं आएगी बेटा जी, 3.7 नहीं आएगी।
तुम एक चीज भूल रहे हो बेटा जी, एक चीज भूल रहे हो तुम। तुमने बेटा जी ये क्यू रिमेनिंग, क्यू अवेलेबल में पूरा 300 लिख दिया बेटा। इस वाले प्रक्रम के लिए 300 नहीं है, जो इसने 300 दिए, 300 में से 200 तो खर्च हो जाएगी बेटा जी, 200 खर्च हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि देने वाले ने 300 दिए, लेकिन क्यू रिक्वायर्ड में 2 प्रोसेस है। पहला वाला तो डन हो जाएगा बेटा जी, ये वाला तो पूरा हो जाएगा, और ये वाला पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस वाले के लिए क्यू अवेलेबल कितना बचेगा, केवल क्यू अवेलेबल या क्यू रिमेनिंग कितना बचेगा, यहां पर क्यू रिमेनिंग कितना रह जाएगा, केवल बेटा जी 100 रह जाएगा। हाँ बालक, अब सही है, अब सही है। हाँ अब सही है बेटा जी, अब सही है। बेटा जी अब की बार जो 300 कैलोरी दी है, 300 कैलोरी पूरी केवल एक ही प्रक्रम में काम में नहीं आ रही, 2 प्रक्रम थे। तो बेटा 300 कैलोरी में से 200 कैलोरी तो खर्च हो गई, मतलब बर्फ पूरा 0 पे तो आ गया होगा। लेकिन बेटा जी ये वाला प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, ये वाला पूरा नहीं हो पाएगा। इस वाले के लिए केवल कितनी बचेगी, 100 बचेगी। क्यू अवेलेबल इज इक्वल टू MLF लिखोगे। क्यू अवेलेबल कितना बचा, केवल 100 ही बचा है। मास मुझे पता करना है, LF 80 है, M इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जी, 1.25 ग्राम। इसका मतलब यहां पर बेटा 1.25 ग्राम तो क्या बनेगा, जल बनेगा। प्लस 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 8.75 ग्राम, 8.75 ग्राम क्या रह जाएगा बेटा जी, बर्फ रह जाएगा, बर्फ रह जाएगा। और बेटा जी फाइनल मिक्सचर लिखूं, फाइनल मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में बेटा 10 ग्राम जल इधर से, 1.25 इधर से, तो 11.25 ग्राम तो क्या बनेगा बेटा जी, जल। प्लस क्या बनेगा बेटा जी, 8.75 ग्राम क्या रह जाएगी, बर्फ रह जाएगी। और बेटा जी पूरा मिक्सचर कहां पे रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहेगा। बोलिए भाई बोलिए। बेटा जी 3.6 3.7 जिनके भी आ रहा है वो एक गलती कर रहे हैं, यहां पे वो एक गलती कर रहे हैं। जिनके भी 3.6 आ रहा है, जिनके भी 3.7 आ रहा है, वो एक गलती कर रहे हैं। वो इधर से जो भी क्यू गिवन था, उस क्यू गिवन को केवल इस एक ही प्रोसेस में काम आता हुआ मान रहे कि पूरा 300 पिघलाने का काम करेगा। नहीं भाई, 300 में से 200 तो केवल 0 पे लाने में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी वेराइटी चेंज है बेटा जी, है ना। लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है ना। पहले मैं बता रहा हूं तुम्हें ना, मैंने बोला बेटा 10 ग्राम बर्फ है। 10 ग्राम बर्फ कहां पर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बेटा इधर 5 ग्राम वाष्प है, 5 ग्राम वाष्प है। और बेटा जी ये कहां पर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोनों को बेटा जी मिक्स कर दिया है अपन ने, दोनों को मिक्स कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। अब बताओ बेटा जी, इनको भी 0 पे लाके चेक कर रहा हूं, है ना, 0 पे लाके चेक कर रहा हूं। क्वेश्चन आधा मैं तुम्हें सोल्व करके दे रहा हूं, उसके बाद तुमसे पूछूंगा कि इसके बाद का तुम सोल्व करो। क्यू गिवन क्यू रिक्वायर्ड मैं कैलकुलेट करके दे रहा हूं तुम्हें ना, क्यू गिवन और क्यू रिक्वायर्ड दोनों कैलकुलेट करके दे रहा हूं। तुम भी कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन मैं वक्त जाया नहीं करना चाह रहा हूं, है ना। तो बेटा मुझे पता है कि पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के कहां पे आएगा, जल पे आएगा। फिर इसके बाद में कहां पे आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे आएगा। फिर इसके बाद में बेटा जी यहां पे क्यू गिवन 2 पार्ट में आएगा। Q1 इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, MLV करूंगा तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 540, 2700 कैलोरी आ जाएगा। Q2 इज इक्वल टू MS डेल्टा टी करूंगा बेटा 500 कैलोरी आ जाएगा। इधर Q रिक्वायर्ड बेटा सिंगल एक पार्ट में रहेगा, सिंगल एक पार्ट में। Q रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना लिख दिया जाएगा बेटा जी, MLF लिख दिया जाएगा। मतलब कितना लिख दिया जाएगा बेटा जी, 800 कैलोरी लिख दिया जाएगा। ये यहां तक का मैंने कैलकुलेट कर दिया है। यहां तक का मैंने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद का तुम ट्राई करो, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा केस है, उस हिसाब से आंसर दीजिए। देने वाले ने हीट ज्यादा दी है क्या, देने वाले ने कुल कितनी दी है बेटा जी, 3200 दी है। देने वाले ने कितनी दी है, 3200। क्यू गिवन टोटल कितना आ रहा है, 3200।
बताइए बेटा जी कितना आ रहा है आंसर, आंसर कितना आ रहा है? क्यू गिवन ज्यादा है, क्यू गिवन ज्यादा है, इधर वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा, इधर वाला प्रोसेस डन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, इधर वाला प्रोसेस डन हो जाएगा। मैंने बोला था 1 घंटे पढ़ाऊंगा, हाँ तो 1 घंटे का 2 घंटे तो मान के चलो, अगर 1 घंटा बोल रहा हूं तो 2 घंटे तो मिनिमम पढ़ाऊंगा। ये तो बोलने की बात होती है केवल, ऐसे इतना सीरियस थोड़ी लेना होता है। यूट्यूब पर क्लास है, अभी कैंसिल करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी कैंसिल करवा देंगे। ये 420 380 क्या बता रहे हो तुम? फाइनल टेम्परेचर $320 ये लीजिए भाई साहब, पूरा 15 ग्राम जल हो गया, पूरा 15 ग्राम जल। और अभी भी क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा? क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा बेटा जी? क्यू रिमेनिंग, यहां पे क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा? 3200 में से 800 काम में आई है, कितना रहेगा क्यू रिमेनिंग? 2400। कितना रहेगा? 2400 कैलोरी। बोलिए बेटा जी ये रहेगा क्या? देखिए बेटा जी क्यू रिमेनिंग 2400 रहेगा क्या? लेकिन मुझे पता है बेटा 15 ग्राम जल है, तो इसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां जाएगा आगे? उष्मा बची हुई है, उष्मा बची हुई है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल आगे कहां तक जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में। और बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल में जाएगा। अब की बार ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। क्यू इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? एम मिक्सचर एस डेल्टा टी, एम मिक्सचर एस डेल्टा टी लिखा जाएगा। एम मिक्सचर कितना आएगा बेटा जी? 15, एस की वैल्यू 1, डेल्टा टी कितना बेटा? 100 माइनस 0। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 1500 कैलोरी। मतलब अब की बार ये वाला प्रोसेस डन हो जाएगा। पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाएगा क्या? पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाएगा क्या? पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन जाएगा क्या? बेटा 160 डिग्री सेंटीग्रेड का जल जो बता रहे हो उनको याद दिला दूं, जल का तापमान 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। जल का तापमान 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। जो 160 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बता रहे हैं उनको बता दूं, जल का तापमान 100 से ज्यादा नहीं हो सकता बेटा जी, नहीं हो सकता। बेटा हर बार अपन टी क्यों लिख रहे थे? हर बार टी क्यों लिख रहे थे? हर बार टी क्यों लिख रहे थे? मैं तुम्हें याद दिला दूं बेटा जी, हर बार टी क्यों लिख रहा था मैं, फिर याद दिला रहा हूं, फिर याद दिला रहा हूं। पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा जी, मैंने यहां पर टी क्यों माना? टेम्परेचर। देखना इस क्वेश्चन में भी क्यू गिवन ज्यादा था, क्यू रिमेनिंग बचा हुआ था। लेकिन पहले मैंने चेक किया कि 0 का जल 100 तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब वो 100 तक नहीं जा पाता है तब अपन मानते कहां तक जाएगा? टी तक जाएगा। डायरेक्ट नहीं मानना होता, पहले चेक करना होता है कि 100 तक जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। जब 100 तक नहीं जा पाता तब अपन बोलेंगे कि टी तक जा पाएगा। टेम्परेचर अननोन मानेंगे कब? जब ताप बढ़ने वाला प्रक्रम आधा अधूरा रह जाए, ये आधा अधूरा रहना चाहिए, तब जाके टी मान के सोल्व करना है। लेकिन बेटा अगर ये प्रक्रम पूरा हो जाए, ये प्रक्रम पूरा हो जाए तो फिर बोल दीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे आ जाएगा, और फिर बची हुई उष्मा जो रहेगी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को वाष्प में बदलेगी, वाष्प में बदलेगी। अगर ये प्रक्रम पूरा हो जाता फिर भी उष्मा बची रह जाए, फिर भी उष्मा बची रह जाए, तो फिर बची हुई उष्मा किस में बदलेगी? वाष्प में बदलेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल को। और उस क्वेश्चन में बेटा ऐसा ही हो रहा है, उस क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूरा देखा, 2400 बची हुई थी, 2400 में से 1500 में कहां पे पहुंच गया? 100 पे पहुंच गया बेटा जी।
15 ग्राम था तो 1500 ही चाहिए फिक्स, और अब बची हुई कितनी थी 2400। इसका मतलब बेटा 900 अभी भी बची रहेगी, 900 अभी भी बची रहेगी। क्यू रिमेनिंग अभी भी की रहेगा बेटा, क्यू रिमेनिंग कितना रहेगा 900 रहेगा, अभी भी क्यू रिमेनिंग कितना है 900 कैलोरी। और यहां पर टोटल कितना आ गया बेटा 15 ग्राम जल हो गया, 15 ग्राम 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल। अब बेटा पूरा अभी भी 900 बची हुई है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल रहेगा। आगे देखना बेटा जी, मैंने बोला 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल बन चुका है, पूरा 15 ग्राम क्या बन गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे पहुंच गया, लेकिन अभी भी क्यू रिमेनिंग कितना है बेटा जी 900 है, क्यू रिमेनिंग अभी भी कितना है 900 कैलोरी है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल के आगे का प्रोसेस याद करो कौन सा होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल के पास अगर उष्मा बची रहेगी तो वो आगे कहां तक जाएगा, क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में जाता है क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में जाता है क्या। लेकिन मुझे पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में पूरा 15 ग्राम नहीं जा पाएगा, क्योंकि 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए 540, 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए mLV, 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए 540, 2 ग्राम के लिए कितनी चाहिए 1080। इसका मतलब 2 ग्राम भी पूरा वाष्प में नहीं बदल पाएगा, 2 ग्राम के लिए भी कितनी चाहिए 1080 mLV करोगे, जिसका मतलब वाष्प में तो बदलेगा लेकिन पूरा द्रव्यमान नहीं बदल पाएगा। फिर से मैं चेक कर रहा हूं बेटा जी, अब आगे कहां पे जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की किस में जाएगा वाष्प में। अवस्था परिवर्तन है, इसके लिए चेक करूंगा Q इज इक्वल टू mLV, m कितना 15 मल्टीप्लाइड बाय 540, इतनी उसमें अपने पास नहीं है, पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर अगर ये अब अवस्था परिवर्तन वाला प्रोसेस है, अब अवस्था परिवर्तन वाला अगर आधा अधूरा रह जाता है तो अपन m को अननोन मानेंगे कि कितना द्रव्यमान बदल जाएगा, ताप बढ़ने वाला नहीं। अब ये कौन सा है अवस्था परिवर्तन वाला आधा अधूरा रह गया। अब अवस्था परिवर्तन वाला आधा अधूरा रह गया तो फिर बेटा जी मैं बोलूंगा कि जो क्यू रिमेनिंग है इज इक्वल टू mLV। क्यू रिमेनिंग कितना है 900, मास में पता करूंगा, LV वाली वैल्यू 540 होती है बेटा जी। यहां से जो m आएगा वो m इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से 0 निपटा दीजिए, फिर 9 से और निपटा दीजिए, 10/6 90/54, 18 से निपटा दीजिए, कितना आ जाएगा 5/3। तो बेटा क्या आएगा यहां पर 5/3 ग्राम तो क्या आ जाएगी, 5/3 ग्राम तो क्या आ जाएगी वाष्प। 15 में से बेटा 5/3 ग्राम तो क्या बन गई वाष्प बन गई, और बाकी की बची हुई 40/3 ग्राम क्या रहेगी बेटा, 40/3 ग्राम क्या रहेगी जल। और पूरा मिक्सचर कहां पे रहेगा बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कहां पे रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाँ बालक तुम्हारा जवाब सही है। बोले बेटा जी समझो इस केस को, एक बार वापस देखना इस वाले केस को, है ना, एक बार वापस देखना। देखो 10 ग्राम बर्फ थी और बेटा 5 ग्राम क्या थी वाष्प थी। बेटा क्यू गिवन भी पता किया, क्यू रिक्वायर्ड भी पता किया। केस मुझे कौन से नंबर का लगा, सेकंड नंबर का केस लगा कि गिवन वाली ज्यादा है रिक्वायर्ड कम है। तो अपन ने बोल दिया क्यू रिमेनिंग कितनी बची रहेगी 2400। अबे तापमान कहां तक बढ़ाएगी, अब टी तक नहीं मानना बेटा, टी तक नहीं मानना, टी तक नहीं मानना है, टी तक नहीं मानना है। पहले चेक करना होता है, पहले चेक करना होता है। यहां पे देखो 15 ग्राम है ना, तो ये चेक कर लो कि 1500 से ज्यादा तो नहीं बची हुई है, कहीं 1500 से ज्यादा तो नहीं बची हुई है। जितने ग्राम जल आएगा ना, इस सेकंड नंबर का केस हो, क्यू गिवन ज्यादा उसमें बची रह जाए, आगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे जाना हो, तो बेटा जितना ग्राम जल होता है ना उतनी 100, जैसे मैं बोलूं 10 ग्राम जल होता है यहां टोटल, तो बेटा 10 ग्राम जल को 100 तक पहुंचाने के लिए कितनी चाहिए 1000। अगर 1000 से ज्यादा है तो 100 तक वाला प्रोसेस डन हो जाएगा। 15 है, 15 है तो 15 के लिए कितनी चाहिए चेक करना है, मतलब पहले चेक करना है कि 100 तक जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है। 100 तक जा पा रहा है तो उस प्रोसेस को डन करो, फिर आगे वाले पे चलो, वाष्प बनाने वाले पे। लेकिन अगर 100 तक जाने वाला पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर टी डिग्री सेंटीग्रेड मान लो और फिर टी कैलकुलेट कर दो। मैक्सिमम केस में टी पे रुक जाएगा काम, केवल कुछ केसेस में बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल जाता है। और वो केस की भी मैं स्पेशल क्वालिटी बता रहा हूं, पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे पहचानना है। बेटा जब भी वाष्प का द्रव्यमान आधा भी हो जाए, देखो वाष्प का द्रव्यमान अगर आधा भी हो जाए, जब तक इधर जल ही है तब तक तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब इधर वाष्प का द्रव्यमान अगर आधा भी हो गया तो फिर ध्यान से चेक करना बेटा, ऐसा नहीं हो कि 100 वाला प्रोसेस पूरा हो रहा हो। समझ रहे हो बात को। पहले भी अपने वाष्प वाले क्वेश्चन आए थे, लेकिन वाष्प का रेशियो क्या होता था 10% 20%। जैसे अगर मैं 10 ग्राम बर्फ देता था तो वाष्प कितनी दे रहा था 1 ग्राम।
2 ग्राम, तब तक तो ठीक है, तब तक तो टी पे आके रुक जाएगा। लेकिन बेटा अगर आधी भी हो गई, वाष्प अगर 50% भी हो जाए, वाष्प 50% भी हो जाए, तो सतर्क कर दो दिमाग को, सतर्क कर दो दिमाग को कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी आगे जा सकता है मिक्सचर का टेम्परेचर। जैसे अगर वाष्प आधी भी दिख जाए, याद रहेगी बेटा मेरी बात, याद रहेगी क्या बेटा मेरी बात? अगर वाष्प आधी भी दिख जाए तो फिर क्वेश्चन में सतर्क हो जाना है। अगर वाष्प की मात्रा आधी भी दिख जाए तो फिर क्वेश्चन में सतर्क हो जाना है। फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला प्रक्रम पूरा हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। बोलो ना भाई, अगर वाष्प आधी भी हो गई तो फिर सतर्क हो जाना है क्वेश्चन में। अगर वाष्प 10%, 20%, एक 10 ग्राम के कंपैरिजन में 1 ग्राम 2 ग्राम दे रखी हो तो नॉर्मल केस ही निकलेंगे। लेकिन वाष्प आधी भी हो गई बेटा जी, आधी भी हो गई, आधी भी हो गई वाष्प, 50% वाष्प हो जाए अगर, तो फिर सतर्क कर दो, दिमाग को सतर्क कर दो। जब तक 50% वाष्प नहीं हो जाती, 50% वाष्प नहीं हो जाती, जब तक आधा द्रव्यमान नहीं हो जाता वाष्प का, तब तक यहां की नौबत नहीं आएगी, ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर वाष्प 50% हो जाए बेटा, तो फिर ऐसी नौबत आ सकती है कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 भी पूरा हो जाए, 100 वाला प्रक्रम भी पूरा हो जाए, फिर कुछ भाग वाष्प का मिलेगा। आगे चलता हूं बेटा जी ना, आगे चलता हूं। जल तुल्यांक का क्वेश्चन बेटा जी एक बार नीट में पूछा हुआ है। जल तुल्यांक का क्वेश्चन, जल तुल्यांक का क्वेश्चन, जल तुल्यांक का क्वेश्चन, एक जल तुल्यांक का क्वेश्चन बेटा जी इस चैप्टर में से जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो जल तुल्यांक का पूछा गया है। देखिए मतलब आप जल तुल्यांक, और कितना आसान टॉपिक है जल तुल्यांक, समझना बात को। जल तुल्यांक का मतलब बेटा MW, किससे लिखा जाता है इसको? MW से। क्या होता है जल तुल्यांक, समझना बेटा जी मेरी बात को। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। वैसा ही सेम सिंपल सा एग्जांपल बेटा नीट में पूछा गया है एक बार। डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन से समझा रहा हूं। सेम वैसा ही क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा भी गया है। सबसे पहले जल तुल्यांक किसके लिए परिभाषित होता है? किसके लिए होता है? ये पात्र के लिए परिभाषित होता है। किसके लिए परिभाषित होता है? पात्र के लिए परिभाषित होता है। पात्र के लिए परिभाषित, किसके लिए परिभाषित किया जाता है? जल तुल्यांक होता किसका है? जल तुल्यांक किसका होता है? मेरा थोड़ी है जल तुल्यांक। जल तुल्यांक किसका है? पात्र वगैरह का है, कंटेनर के लिए होता है जल तुल्यांक। हाँ बेटा जी देखेंगे, अभी देखेंगे है ना, देखेंगे। सुनिएगा बात को, सुनिएगा। जल तुल्यांक की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए बेटा मैंने तुमसे बोला इसमें 10 ग्राम बर्फ है, इसमें 10 ग्राम बर्फ है, 10 ग्राम बर्फ डाल दी फ्रिज में से निकाल के 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली। और बेटा जी इसका मैंने तापमान तुम्हें बोल दिया, इसका MW जो है, पात्र का MW, वो MW बराबर कितना बोल दिया बेटा जी? 2 ग्राम बोल दिया। MW कितना बोल दिया? 2 ग्राम। अच्छा बेटा जी ये बताओ कि बर्फ, अब तुमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा इस बर्फ को वाष्पित करने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा बताइए। बर्फ को मुझे क्या करना है? वाष्पित करना है। अब वाष्पित करने का प्रक्रम बता रहा हूं, वाष्पित कैसे करेंगे? वाष्पित कैसे करेंगे? देखो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है, ये कहां पे जाएगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल कहां पे जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल पे। और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जल पूरा कहां पे जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प पे, मतलब बन के पूरा उड़ जाएगा, बन के पूरा उड़ जाएगा, है ना बेटा। ये प्रोसेस होंगे, देखो 1 2 3 प्रोसेस होंगे। क्या ये Q1 Q2 Q3 तो तुम्हें कैलकुलेट करने आते हैं क्या? बोलो Q1 कितना लिखोगे? MLF कितना आ जाएगा बेटा जी? 800 कैलोरी। Q2 बोलो कितना आ जाएगा? MS डेल्टा टी कितना लिख दोगे? 1000 कैलोरी, है ना। वैल्यू तुम देखते जाना, M की वैल्यू 10, S की वैल्यू 1, 10 ग्राम है बेटा, है ना, 10 ग्राम है। S की वैल्यू 1, डेल्टा टी 100। अब बेटा थर्ड वाला देखो Q3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? MLV मतलब कितना आ जाएगा बेटा? 5400 कैलोरी। कितना आ गया? 5400 कैलोरी। देखो बेटा यहां तक का जो मैंने कैलकुलेट किया, ये पहले भी क्या अपन कैलकुलेट कर चुके हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन में कैलकुलेट कर चुके हैं क्या? ऐसा का ऐसा देखो
सेम ऐसी इसी इसी टाइप का क्वेश्चन कर रखा है क्या अपन ने? यहां तक तो अपन को कैलकुलेट करना आता ही है क्या? बेटा यहां तक तो कैलकुलेट करना आता ही है क्या? यहां तक कैलकुलेट करना पहले से आता है क्या आप लोगों को? बताओ हाँ या ना बोलो। लेकिन बेटा जी अगर वो तुम्हें जल तुल्यांक दे रहा है, सुनना बेटा मेरी बात को, अगर वो तुम्हें जल तुल्यांक दे रहा है तो जल तुल्यांक दे रहा है मतलब बेटा वो पात्र की उष्मा भी तुमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है, पात्र की उष्मा भी तुमसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो उसने बोला कि बेटा जब तुमने बर्फ डाला था तो पात्र बहुत ठंडा था, पात्र बहुत ठंडा था, पात्र भी कहां पे था? 0 पर। जब बेटा तुम इसको गर्म करते गए तो अंदर तो उष्मा पहुंची है, लेकिन साथ के साथ ये पात्र भी गर्म हुआ होगा, पात्र का तापमान भी 0 से कहां तक बढ़ा होगा? 100 तक बढ़ा होगा। पात्र का तापमान भी 0 से कहां तक बढ़ा होगा? 100 तक बढ़ा होगा। जैसे तुमने देखा होगा जब तुम दूध लाते हो, ठंडी ठंडी दूध की थैली लेके आए, उसको बेटा तुम भगोनी में डालते हो तो भगोनी भी ठंडी हो जाती है। फिर तब तुम चाय बनाते हो, गर्म करते हो तो चाय गर्मा गर्म निकलती तो भगोनी भी गर्म हो चुकी होती है तब तक। तो बेटा पात्र भी तो गर्म हुआ है, जिस पात्र में रख के उसको उष्मा प्रदान की जा रही थी बेटा वो पात्र भी तो गर्म हुआ है, इस पात्र का तापमान भी बढ़ा है। और बेटा उस पात्र का तापमान बढ़ा है मतलब उस पात्र ने भी कुछ उष्मा अवशोषित की होगी। अगर वो मुझे जल तुल्यांक देता है कि पात्र का जल तुल्यांक 2 ग्राम है, बेसिकली वो इस उष्मा के अलावा, इस वाली उष्मा के अलावा पात्र ने कितनी उष्मा अवशोषित करी वो भी ऐड करवाना चाहता है, वो भी ऐड करवाना चाहता है कि केवल ये तीनों वैल्यू मत बताओ, इसमें पात्र की उष्मा भी ऐड करके बताओ। अगर वो एमडब्ल्यू का जिक्र कर रहा है, पात्र के जल तुल्यांक का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब वो पात्र की उष्मा भी ऐड करवाना चाहता है कि कुल उष्मा कितनी दी, कुल कितनी गैस खर्च हुई, कुल कितनी उष्मा तुमने दी, वो पूरी उष्मा पूछना चाह रहा है। अब की बार केवल पदार्थ की नहीं, पात्र की भी ऐड करके बतानी है। पात्र का तापमान भी बढ़ा है, पात्र ने भी उष्मा अवशोषित की है। और बेटा पात्र की उष्मा अवशोषित करने का तरीका, पात्र की उष्मा क्यू कंटेनर क्यू पात्र, क्या लिखोगे बेटा जी? एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी कितना बेटा? 2 ग्राम, 2 ग्राम, एस डब्ल्यू कितना? 1, और डेल्टा टी कितना बेटा? 100, डेल्टा टी कितना बेटा? 100, कितना आ जाएगा बेटा जी? ये 200 कैलोरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 कैलोरी। इसका मतलब जल तुल्यांक क्या हुआ? जल तुल्यांक क्या हुआ? सुनना मेरी बात को, जल तुल्यांक पानी का वह तुल्यांक द्रव्यमान है, पानी का वह तुल्यांक द्रव्यमान है जो उष्मा अवशोषित करने या निष्कासित करने के मामले में, जो उष्मा अवशोषित करने या निष्कासित करने के मामले में ठीक पात्र की तरह व्यवहार करता है, ठीक पात्र की तरह व्यवहार करता है। अगर पात्र को मैं 0 से 100 तक लेके जाता, पात्र 0 से 100 तक गया, उसमें इसने ठीक उतनी उष्मा अवशोषित करी होगी जितना 2 ग्राम पानी करता 0 से 100 तक जाने में। जितना कौन करता? 2 ग्राम पानी करता। इसका मतलब पात्र को 2 ग्राम पानी मान के सोल किया जा सकता है। पात्र की जगह तुम 2 ग्राम जल मान सकते हो कि 2 ग्राम जल 0 से 100 तक जाने में जितनी उष्मा अवशोषित करता है ठीक उतनी उष्मा कौन भी अवशोषित करेगा? पात्र भी अवशोषित करेगा। पात्र उष्मा अवशोषित करने, निष्कासित करने के मामले में किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? 2 ग्राम जल की तरह व्यवहार कर रहा है। तो पात्र को 2 ग्राम जल मान के ट्रीट करना है। 2 ग्राम जल है पात्र का मतलब। तो अगर पात्र 0 से 100 तक जा रहा है तो उसकी उष्मा तुम 2 ग्राम जल के लिए कैलकुलेट कर लो कि अगर 2 ग्राम जल 0 से 100 तक जाएगा तो कितनी उष्मा अवशोषित करेगा। ठीक उतनी उष्मा किसने अवशोषित करी होगी? पात्र ने। तो बेटा पात्र की उष्मा कितनी है अपने पास? 200 कैलोरी। तो ये जो भी मात्रा अपने पास आ रही इसमें 200 कैलोरी मुझे और एक्स्ट्रा ऐड करके बताना है। अगर मैं क्यू टोटल लिखूंगा बेटा आपकी बार, तो क्यू टोटल में बेटा जी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा क्यू कैलोरीमीटर भी ऐड करना है, क्यू कैलोरीमेट्री भी ऐड करना है। 800, 200, 1000, 2000 कितना हो जाएगा बेटा जी? 7400 हो जाएगा, 7400 कैलोरी। समझो क्या बेटा जी मेरी बात को? समझो क्या? बताइए मुझे, समझो क्या मेरी बात को? बताइए बेटा जी, समझो क्या मेरी बात को? हाँ ना कुछ बोलो भाई।
तो ठीक है बेटा जी, इस चैप्टर का लगभग मेन मुख्य जो पार्ट था वो अपन कंप्लीट सारा कर चुके हैं, है ना। हाँ, चैप्टर एंड हो गया है बेटा जी, चैप्टर एंड हो गया है, लेकिन एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है, एक टॉपिक बचा हुआ है बेटा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो, हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा, रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात को, सुनो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि बेटा जैसे बर्फ तो होता है ना कि 10 ग्राम बर्फ को मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदलना है। तो बेटा अपन अभी तक केवल पदार्थ की मात्रा कैलकुलेट कर रहे थे कि पदार्थ को बदलने के लिए मुझे कितनी उष्मा देनी पड़ेगी। ये बर्फ है। हाँ सुनो बेटा, रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो बात को। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का बर्फ है, मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में लेके जाना है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में लेके जाना है बेटा, तो ये तो मैं जानता हूं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ पहले 0 के जल में जाएगी, 0 का जल 100 के जल में जाएगा, 100 का जल 100 की वाष्प में जाएगा। तो पदार्थ को कितनी उष्मा देनी पड़ेगी वो तो मुझे कैलकुलेट करना आता है। लेकिन बेटा पदार्थ को क्या अपन ने हाथ में रख के थोड़ी गर्म किया होगा। अगर मैंने इस 10 ग्राम बर्फ को अगर मैंने गर्म किया होगा, अगर 10 ग्राम बर्फ को मैंने गर्म किया होगा तो गैस के ऊपर इसे हाथ में रख के थोड़ी गर्म किया होगा, किसी ने किसी पात्र में रख के गर्म किया होगा, किसी ने किसी पात्र में रख के उष्मा दी होगी। तो बेटा वो पात्र भी तो गर्म हो रहा है, उष्मा केवल बर्फ ही थोड़ी ले रही है, वो पात्र भी उष्मा ले रहा है। तो बेटा उस पात्र की उष्मा भी ऐड करके बतानी है। जब भी अगर मुझे जल तुल्यांक दे दिया जाए, पात्र का जल तुल्यांक दे दिया जाए, इसका मतलब वो केवल पदार्थ की उष्मा नहीं पूछ रहा, पदार्थ के साथ साथ इस पात्र की उष्मा भी पूछ रहा है कि पात्र ने कितनी अवशोषित करी, सारी ऐड करके बताओ। पात्र भी तो गर्म हुआ है। चाय बनाते हो तो अंदर का दूध ही थोड़ी गर्म होता है भाई, अंदर का दूध ही का ही टेम्परेचर थोड़ी बढ़ रहा है, भगोनी का भी तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो दूध का तो कैलकुलेट करना मुझे आता था, मतलब पानी वगैरह का, बर्फ वगैरह का तो मुझे कैलकुलेट करना आता था, लेकिन पात्र का कैलकुलेट कर रहा हूं। अब पात्र का कैलकुलेट करने के लिए 2 ऑप्शन हुए मेरे पास, या तो मुझे पात्र का द्रव्यमान दे, एम भी दे, पात्र की विशिष्ट उष्मा भी दे, पात्र का एम भी दे और पात्र का एस भी दे। लेकिन वो पात्र का एम और पात्र का एस, ये दो चीजें देने की बजाय मुझे डायरेक्ट बोल देता है कि इसका जल तुल्यांक 2 ग्राम है, इसको 2 ग्राम पानी की तरह मान के सोल्व कर दो। तो बेटा 2 ग्राम पानी 0 से 100 तक जाने में कितनी उष्मा अवशोषित करेगा? 200 कैलोरी। तो अपन बोल देंगे इस पात्र ने भी कितनी करी होगी? 200 कैलोरी। डन है, आगे चलू अब। तो पात्र की उष्मा निकालने का तरीका है, वो बोल रहा है कि पात्र को 2 ग्राम पानी मान के सोल्व कर दो। तुम तो पात्र की उष्मा भी बतानी है, तो बोल रहा है कि पात्र को 2 ग्राम पानी मान लो कि पात्र उष्मा कितनी अवशोषित करेगा? जितनी 2 ग्राम पानी करता है। अब बेटा जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं, सुनना बेटा जी, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। अब बेटा यांत्रिक ऊर्जा कौन कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की लिख रहा हूं, एमजीएच, या फिर क्या होती है बेटा जी, हाफ एमवी स्क्वायर, एमजीएच या फिर हाफ एमवी स्क्वायर। एमजीएच क्या बेटा? एमएस डेल्टा टी। किस किस में बदलेगा? उष्मा में बदलेगा तो एमएस डेल्टा टी में जा सकता है, या फिर एमएलएफ में जा सकता है, या फिर एमएस डेल्टा टी प्लस एमएलएफ में जा सकता है। ऐसे हाफ एमवी स्क्वायर, हाफ एमवी स्क्वायर के भी 3 पार्ट है बेटा जी, 3 पार्ट। या तो एमएस डेल्टा टी में जाएगा, या फिर एमएलएफ में जाएगा, या फिर एमएस डेल्टा टी प्लस एमएलएफ में जाएगा। देखो अगर मेरे से बोला जाए कि यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, किसी पदार्थ को इतनी h ऊंचाई से गिराया जा रहा है, h ऊंचाई से गिराया जाता है, इसकी ऊर्जा जो होती है वो पूरी उष्मा में बदल जाती है, तो वस्तु के ताप में वृद्धि बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर किसी वस्तु को इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है, नीचे गिरते ही इसकी ऊर्जा जो है उष्मा में बदल जाती है, तो उसका तापमान कितना बढ़ जाएगा? क्या वो बोलेगा? ये बोलेगा कि बर्फ को मैंने गिराया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ को गिराया तो कितना भाग पिघल जाएगा, कितना भाग पिघल जाएगा। तो बेटा जी जब भी तुम्हें चाल दे दी जाए और ऊंचाई दे दी जाए और बेटा वो तुमसे तापांतर की बात करेगी, कितना ताप बढ़ जाएगा, कितनी मात्रा पिघल जाएगी, इस टाइप का क्वेश्चन हो, इसका मतलब बेटा यांत्रिक ऊर्जा से मुझे उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला क्वेश्चन है। अगर बेटा ऊंचाई का जिक्र कर दिया और किसका जिक्र कर दिया? चाल का जिक्र कर दिया, ऊंचाई और चाल का,
जब भी ऊंचाई और चाल का जिक्र कर दिया जाए तो समझ जाइए बेटा, समझ जाइए, ऊंचाई और चाल का जिक्र कर दिया और ऊंचाई और चाल को किससे जोड़ रहा है? ताप में वृद्धि या पिघलने पिघलाने से जोड़ रहा है। इसका मतलब ये यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का क्वेश्चन है। और यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा परिवर्तन के क्वेश्चन में बेटा जी मुझे याद रखना है, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है, सब कुछ ऐसा यूनिट में लिखना है। क्यों? क्योंकि बेटा जी ये भी कायम होता है जूल में, इधर वाली वैल्यू भी कायम में रहेगी जूल में, इधर वाली वैल्यू कायम रहेगी बेटा जी जूल में रहेगी। ये mgh और हाफ mv स्क्वायर किस में होते हैं बेटा जी? जूल में होते हैं, जूल में। तो बेटा जी ये सारी वैल्यू भी किस में होनी चाहिए? जूल में होनी चाहिए। ये सारी वैल्यू भी किस में होनी चाहिए? जूल में। ये सारी वैल्यू भी किस में होनी चाहिए? जूल में। इसका मतलब तुम्हें पता है जूल में कब आती है? जूल में कब आती है? जूल में कब आती है ये वाली वैल्यू? जब मास किस में रहेगा? मास किस में रहेगा? केजी में। मास किस में रहेगा? केजी में। एस किस में रहेगा? एस किस में रहेगा? जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। एल किस में रहेगा? एल किस में रहेगा? जूल पर केजी में, जूल पर केजी में। और तुम्हें पता है जूल पर केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं? जो कैलोरी पर ग्राम वाली वैल्यू थी उसको किससे गुणा करते हैं? 4200 से, 4200 से गुणा करते हैं। जूल पर केजी वाली वैल्यू मतलब बड़ी वाली वैल्यू, 4200 से गुणा होने के बाद वाली वैल्यू। थोड़ा क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, क्वेश्चन क्लियर पहचानने में आ जाते हैं। जहां पे भी ऊंचाई दिखे, चाल दिखे, वहां पे क्वेश्चन अपन को पहचानने में आ जाएगा कि क्वेश्चन किसका है? यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा का है। लेकिन बेटा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है बेटा कि कैलोरी पर ग्राम वाली वैल्यू ऐसी वैल्यू काम में नहीं ली जाएगी। कौन सी वैल्यू काम में लोगे? डायरेक्ट जूल पर केजी वाली। सब कुछ किसमें लिखोगे? ऐसा यूनिट में। मास हमेशा किसमें लिखोगे? केजी में। जी की वैल्यू कितनी लिखोगे? 10। एच किसमें लिखोगे? मीटर में। चाल किसमें लिखोगे? मीटर पर सेकंड में। है भाई, समझे वो बात को? समझे वो बात को? और बेटा एक और चीज जो तुम्हें बोलना चाह रहा हूं, एक और चीज जो तुम्हें बोलना चाह रहा हूं। अच्छा बेटा ये mgh को किसके इक्वल करोगे? ms डेल्टा टी के इक्वल करूं, mlf के इक्वल करूं या ms डेल्टा टी प्लस mlf के इक्वल करूं? ये कैसे पता लगेगा? ये कैसे पता लगेगा? अगर वो क्वेश्चन में केवल ये बोल रहा है, सुनना बेटा मेरी बात को, वो केवल क्वेश्चन में बोले कि ताप में वृद्धि बताइए, 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 तो बेटा ms डेल्टा टी में बदलना है, ms डेल्टा टी में बदलना है। और बेटा ये mlf या फिर ये वाला फॉर्मूला कब लगाया जाएगा? ये वाला कब लगाया जाएगा? क्वेश्चन में क्लियर बोला जाएगा, क्वेश्चन में क्लियर बोला जाएगा, क्वेश्चन में क्लियर बोला जाएगा, क्वेश्चन में क्लियर बोला जाएगा कि वस्तु पिघलती है, कि वस्तु पिघल रही है, कि वस्तु पिघल गई, या पिघलने की मात्रा पूछी जाएगी। जिसे बेटा मैंने तुमसे बोला कि एक पत्थर को गिरा रहा हूं, पत्थर को इतनी ऊंचाई से गिरा है, पत्थर के ताप में वृद्धि बताओ, पत्थर के ताप में वृद्धि बताओ। अब बताओ किसमें मानोगे? mgh को किसमें कन्वर्ट करोगे? केवल ms डेल्टा टी में। केवल किसमें कैलकुलेट करोगे? ms डेल्टा टी में। ऐसे बेटा पिघलने वाले क्वेश्चन में क्लियर बोला जाएगा कि आधा द्रव्यमान पिघल जाता है, 1/4 द्रव्यमान पिघल जाता है, संपूर्ण द्रव्यमान पिघल जाता है। तो जब बेटा उसने पिघलने का बोल दिया, पिघलने का मतलब क्या है? सॉलिड से किस में जा रहा है? द्रव में जा रहा है। ठोस से किस में जा रहा है? द्रव में जा रहा है। पिघलने का मतलब, तो बेटा पिघलने का बोले तो दो केस हो सकते हैं, mlf या फिर ms डेल्टा टी प्लस mlf। आगे लिख रहा हूं बेटा, क्लियर है ना? जब वस्तु के ताप में वृद्धि पूछी जाए, जब वस्तु के ताप में वृद्धि पूछी जाए, तब तो किसके इक्वल करोगे बेटा जी? ms डेल्टा टी के इक्वल। जब वस्तु पिघलने का बोला जाए, जब वस्तु पिघलने का बोला जाए, पिघलने का बोला जाए, वस्तु पिघलने का बोला जाए, दो केस होते हैं, दो केस होते हैं, दो केस होते हैं। पहले से ही मेल्टिंग पॉइंट पर है, पहले से ही मेल्टिंग पॉइंट पर है, गलनांक बिंदु पर है। अगर मेल्टिंग पॉइंट पर है तो डायरेक्ट किसके इक्वल कर दो? mlf के इक्वल कर दो। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम है तापमान, मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट पर आएगी, पहले तापमान बढ़ाकर मेल्टिंग पॉइंट पर आएगी, फिर उसके बाद में mlf लगेगा।
समझना मेरी बात को। मैंने तुमसे बोला बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ गिराए, कहां की गिराए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की। बेटा अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ गिराए, मैंने बोला आधा द्रव्यमान पिघल गया, तो एमजीएच को किसके इक्वल करोगे? एमजीएच इक्वल टू क्या करोगे? m/2 LF। आधा द्रव्यमान पिघल गया मतलब m/2 LF, ऐसे लिखना रहेगा। मैंने बोला बेटा h ऊंचाई से गिराया जाता है, m ग्राम 0 डिग्री सेंटीग्रेड की m ग्राम बर्फ को h ऊंचाई से गिराया जाता है। तो बेटा एमजीएच इज इक्वल टू क्या लिखोगे? mLF। वो बोलेगा आधा द्रव्यमान पिघल गया, तो बेटा वो 0 पे था, डायरेक्ट पिघलेगा, तो एमजीएच को डायरेक्ट किसके इक्वल करोगे? mLF के। लेकिन बेटा मैं तुमसे बोलूं कि मैंने -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ गिराई, -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ गिराई और आधा द्रव्यमान पिघल गया, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ डायरेक्ट थोड़ी पिघली होगी, उसको इतनी उष्मा मिली बेटा कि -20 से वो पहले 0 पे आई, फिर 0 पे आके वो पिघल गई। तो पिघलने वाले में दो केस है। अगर वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट पहले से मेल्टिंग पॉइंट पर है, पहले से गलनांक बिंदु पर है, तो डायरेक्ट पिघलेगा, तो डायरेक्ट एमएलएफ के बराबर करेंगे। और अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम दे रखा है टेम्परेचर, फिर भी पिघलने का बोल रहा है, तो पहले वो वस्तु मेल्टिंग पॉइंट पे गई होगी तापमान बढ़ के और फिर पिघली होगी। उस केस में एमएस डेल्टा टी प्लस एमएलएफ करते हैं। बोलिए बेटा जी, डन है बात याद रह जाएगी। इसका एक आध क्वेश्चन करूं या तुम कर लोगे? खत्म कर दूं चैप्टर को? क्वेश्चन करवाऊं? ऐसे नहीं मानोगे? ठीक है चलो लिख लो, क्वेश्चन भी लिख लो। ठीक है, 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना? क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, क्वेश्चन देखिएगा। बीस केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के ब्लॉक को 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। 100 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि 25% ऊर्जा वातावरण में नष्ट हो जाती है, तो वातावरण में नष्ट हो जाती है, तो ब्लॉक के ताप में वृद्धि बताइए। ब्लॉक के ताप में वृद्धि बताइए। एस ब्लॉक बराबर तुम्हें दिया हुआ है बेटा जी 100। एस ब्लॉक बराबर तुम्हें दिया हुआ है 100 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। सोल्व कीजिएगा बेटा जी इस क्वेश्चन को। हाँ, कौन सी स्लाइड नहीं आई? L3 की। L3 मतलब सैटरडे वाला लेक्चर या फ्राइडे वाला? सैटरडे वाला या फ्राइडे वाला? सैटरडे वाला, फ्राइडे वाला?
सैटरडे वाली उसकी स्लाइड नहीं आई। ठीक है, सैटरडे वाले की स्लाइड भिजवा रहा हूं अभी, है ना। ओके बेटा जी, आ जाएगी स्लाइड, पहुंच जाएगी अभी 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 भिजवा रहा हूं, सैटरडे वाली भी और आज वाली भी। देखो बेटा जी, इसमें ऐसे लिखोगे क्या कि जो mgh है, mgh इज इक्वल टू ms डेल्टा टी कर दोगे क्या। लेकिन मुझे पता है बेटा जी 25% तो वेस्ट हो गई, तो केवल कितनी बचेगी बेटा जी, 75% ही काम में आएगी। ताप बढ़ाने में कितनी काम आएगी, केवल 75%। कितनी काम आएगी, केवल 75%। बेटा ऐसा मत सोच लेना कि 25% काम आएगी, ऐसा मत सोच लेना कि 25% काम आएगी। 25% तो नष्ट हो गई, उसने बोला है वातावरण में नष्ट हो गई। नष्ट हो गई मतलब किसी काम नहीं आई। अच्छा, स्लाइड आ गई। ओके बेटा जी, आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा जी 75% काम में आएगी, 75% काम में आएगी, 75%। 25% वेस्ट हो जाती है, नष्ट हो गई, किसी काम में नहीं आई। तो बेटा ताप बढ़ाने में केवल कितने काम में आएगी, 75%। अच्छा बेटा, ये भी किसका मास था, ये भी लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान। तापमान भी किसका बढ़ रहा है, लकड़ी के द्रव्यमान का। ये लीजिए बेटा जी, निपटा दिया। इधर क्या आएगा, 3/4। जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू बेटा जी 100, और इधर एस की वैल्यू बोलो। एस किसमें, देखो बेटा एसआई यूनिट में ही है क्या, सब कुछ एसआई यूनिट में ही है क्या, कहीं कैलोरी परिग्राम में तो नहीं लिख दोगे। जब भी यांत्रिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में बदलने वाले क्वेश्चन हो, सब कुछ एसआई यूनिट में चलेगा बेटा जी, सब कुछ एसआई यूनिट में चलेगा। कितना लिख दोगे बेटा जी, 100। और डेल्टा टी मुझे पता करना है बेटा जी, डेल्टा टी मुझे पता करना है। क्या 100 से 100 को निपटा दूं क्या, क्या ये कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा क्या बेटा जी, 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी इज इक्वल टू 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले बेटा जी डन। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली m ग्राम बर्फ के ब्लॉक को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है, किसी ऊंचाई से गिराया जाता है। किसी ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि गलन की गुप्त उष्मा, यदि गलन की गुप्त उष्मा कैपिटल एल है, तो ऊंचाई का मान बताइए, ऊंचाई का मान बताइए, ऊंचाई का मान बताइए, ऊंचाई का मान बताइए, ताकि बर्फ का आधा द्रव्यमान पिघल जाए, बर्फ का आधा द्रव्यमान पिघल जाए। ताकि बर्फ का आधा द्रव्यमान पिघल जाए। बेटा कर रहा हूं मैं, सोल्व कर देता हूं, है ना, फिर आराम से तुम देख लो इसको, है ना। देखो अब की बार देखो क्लियर बोला है क्या क्वेश्चन में कि आधा द्रव्यमान पिघल जाता है। आधा द्रव्यमान पिघलने का बोल दिया बेटा, दिमाग में दोनों केस आने चाहिए। पहले चेक करो कि ऑब्जेक्ट जो था वो पहले से मेल्टिंग पॉइंट पर है या मेल्टिंग पॉइंट से कम पर है। बताओ मेल्टिंग पॉइंट पर ही है क्या, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली थी क्या, पहले से मेल्टिंग पॉइंट पे ही है क्या। हाँ बेटा भेज दूंगा। पहले से मेल्टिंग पॉइंट पे ही है ना बेटा, पहले से मेल्टिंग पॉइंट पर है तो तापमान नहीं बढ़ेगा, डायरेक्ट पिघलने लग जाएगा, डायरेक्ट पिघलने लग जाएगा। इसका मतलब mgh इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ml लिखोगे बेटा। LF की जगह L दी हुई है अभी।
पहले से मेल्टिंग पॉइंट पर है, पहले से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और बेटा पहले से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पहले से पिघलने की अवस्था में है, तो डायरेक्ट जो ऊष्मा मिलेगी उससे डायरेक्ट पिघलना प्रारंभ करेगा। अगर 0 पे नहीं होता, -20 पे होता, तो -20 से पहले 0 पे लाते, फिर पिघलाते, फिर भी पिघलने का बोला होता तो अपन समझ जाते कि -20 से पहले 0 पे आया होगा, फिर पिघला होगा, तो उस केस में ms डेल्टा टी प्लस ml लिखते। बेटा बर्फ का गलनांक बिंदु पता होना चाहिए अपन को, 0 होता है बर्फ का गलनांक बिंदु 0 होता है, तुम्हें पता होना चाहिए बर्फ 0 पे आके पिघलती है। बेटा बर्फ का गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद नहीं क्या इतनी देर से बर्फ को पानी में कब बदल रहे थे, 0 में ही तो बदल रहे थे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही। m से m, अच्छा बेटा पिघलने वाला द्रव्यमान कितना था, आधा पिघला है, केवल m/2 पिघलता है, तो पिघलने वाली साइड पे द्रव्यमान कितना लिखोगे, आधा, m/2। अच्छा ये तुमने पूछा था क्या, मैं बिना बात, ठीक है, m से m निपटा देता हूं, h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू L/2G, ये लीजिए बेटा जी। और इसी के साथ बेटा जी अपन अपना चैप्टर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, बाय बाय, अलविदा लेता हूं आप लोगों से। अच्छे से तैयारी कीजिएगा बेटा जी, अच्छे से पढ़िएगा, बायो को लपक के पढ़िए, जोरदार, सबसे ज्यादा टाइम बायो को दीजिए। और बेटा जी जो फिजिक्स है उसके केवल आसान क्वेश्चन करिए, एक्सरसाइज 1 वाले क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज 1, आसान क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस लगा सकते हो लगाइएगा, ठीक है बेटा जी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट एग्जाम। ओके बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर कभी मौका हुआ तो। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, अलविदा।